गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस का अपना जो पोर्शन है वो शुरू करेंगे। ये वाला जो इनडायरेक्ट टैक्सेस अपने यहां पे शुरू करेंगे, ये सीए और सीएमए दोनों के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है। किस तरीके से कितना मार्क्स किस में कवर करेंगे वो अभी हम एक बार डिस्प्ले कर देते हैं, फिर आगे चालू करते हैं। ओके, अपने डिस्कशन करेंगे सीए सीएमए इंटर लेवल को लेके। यहां पे फाइनल और फाउंडेशन का कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है, इंटर लेवल का पूरा डिस्कशन चलेगा। अब ये डिस्कशन में सीए इंटर के लिए भी है और सीए इंटर में अभी तक तुम लोग के मन में डाउट रहता है ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स, पर एज ऑफ नाउ तुम लोग सब एक ही कोर्स में हो, एग्जिस्टिंग कोर्स। न्यू कोर्स अभी तक कुछ बात नहीं है, वो जब आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, तो सीए इंटर में अभी एक ही कोर्स एग्जिस्टिंग है। दूसरा, अगर अपने सीएमए इंटर का बात करें तो वहां पे एक 2016 सिलेबस चल रहा है और सीएमए इंटर में 2022 सिलेबस चल रहा है। अब जो टैक्स वाला सिलेबस है वो 90% हद तक कॉमन सिलेबस है, क्योंकि ऑब्वियसली टैक्स लॉस कोई अलग तो नहीं हो सकता ना, एक सिटीजन पे अलग दूसरे पे अलग, तो कॉमन सब पे सेम टू सेम अप्लाई करता है। बस फर्क क्या है? फर्क है थोड़ा सा सिलेबस को लेके, बोलने का मतलब कवरेज को लेके। जैसे सीए इंटर में अपना जो पेपर 4 है टैक्सेशन का, उसमें इनकम टैक्स है 60 मार्क्स और जीएसटी है 40 मार्क्स। ठीक है, तो अपना सीए इंटर का यहां पे डिस्कशन होगा ये 40 मार्क्स जीएसटी को लेके। उसमें कस्टम्स या और कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ भी नहीं है, ओनली जीएसटी फॉर 40 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सीएमए का बात करें तो सिलेबस दोनों में ही अपना है जीएसटी और कस्टम्स। अगर 2016 सिलेबस देखो तो जो अपना पेपर नंबर 11 है, पेपर नंबर 11 इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें अपने जीएसटी का डिस्कशन होता है 80 मार्क्स और कस्टम्स का डिस्कशन होता है 20 मार्क्स। ठीक है, इतना। और सीएमए इंटर न्यू सिलेबस बोले, जिसको अपने 22 सिलेबस बोलते हैं, उसमें अगेन पेपर नंबर 7 जो है पेपर 7 का अपने बात करेंगे, जिसमें इनकम टैक्स है 50 मार्क्स और आईडीटी है 50 मार्क्स, जिसमें जीएसटी हो गया 40 और कस्टम्स हो गया 10। बोलो क्लियर है? तो अपना डिस्कशन पूरा का पूरा आईडीटी वाले पोर्शन को लेके होगा। सीए इंटर का अगर बात करें तो जीएसटी 40 मार्क्स, सीएमए इंटर 2016 का बात करें तो पूरा का पूरा ये 100 मार्क्स का जो पेपर है वो अपने यहां कवर करेंगे। ठीक है, न्यू सिलेबस सीएमए इंटर का बात करें 2022 तो अपना कवरेज होगा ये 50 मार्क्स आईडीटी, यानी जीएसटी और कस्टम्स अपने दोनों कवर करते हुए चलेंगे। अब तुम लोग के पास अभी तक एक मॉड्यूल पहुंचा होगा, वो मॉड्यूल जो है वो उसमें अपना पूरा का पूरा जीएसटी कवर्ड है, पूरा जीएसटी कवर्ड है, यानी सीए का 40 मार्क्स, सीएमए का न्यू सिलेबस 40 मार्क्स और ओल्ड सिलेबस 80 मार्क्स, उतना वहां पे कवर्ड है। रहा बात कस्टम्स का, कस्टम्स के लिए हम लोग एक सेपरेट सेट ऑफ नोट्स फॉलो करते हैं, जो बहुत ही समराइज्ड और बहुत क्रिस्प होगा एकदम एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 और 10 आउट ऑफ 10 सिक्योर करने के लिए। वो अपने डिस्कशन करेंगे आफ्टर जीएसटी। क्लियर है यहां तक इतना डिस्कशन? अब एक मॉड्यूल अपना जीएसटी को लेके गया है, दैट इज 1 मॉड्यूल, और जीएसटी का एक लौता एक ही मॉड्यूल है, एकदम 270 के आसपास पेजेस होगा तुम लोग के हाथ में जो बुक है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अपने बस वही फॉलो करेंगे और बहुत समराइज्ड और क्रिस्प एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बनाया गया है। नंबर 1। नंबर 2, जो अपना मॉड्यूल नंबर 2 रहेगा, एक और मॉड्यूल रहेगा, उसमें कोई जीएसटी का लॉ नहीं रहेगा, उसमें अपने जितना भी प्रैक्टिस केसेस हो सकता है ना, जितना क्वेश्चन हो सकता है, पास्ट पेपर्स बोल लो, कहीं कोई स्टडी मटेरियल बोल लो, आरटीपीस बोल लो, एमटीपीस बोल लो, वो सब एक जगह समराइज्ड होगा। यानी जब कभी तुम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने का मन करे तो सिर्फ 2 बुक अपने काम का होना चाहिए और कहीं कुछ रेफर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो, रेफर करने बैठे तो समुंदर भी कम पड़ जाएगा, स्पेशली टैक्स जैसा चीज। मार्केट में चले जाओ, इनडायरेक्ट टैक्स का इतना पाइल अपने में ही लग जाएगा, इनकम टैक्स अलग। तो सिंस और बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में अपने को पढ़ना होता है। इंटर में अपने को कवर करना है 8 सब्जेक्ट और टाइम लिमिटेड है।
1 महीना पर सब्जेक्ट देना, लगभग 8 से 9 महीना का ही टोटल टाइम रहता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इकलौता सब्जेक्ट है नहीं पढ़ने को लेके, तो इसलिए रिसोर्स और जितना भी चीज जो जो रेफर करना है वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम लोग मत माथा लगाना कहीं पे भी कुछ और, कहीं पे भी कुछ और रेफर करने का। प्रॉब्लम आज के दिन क्या हो जाता है, बहुत ही रियलिस्टिक प्रॉब्लम बता रहे, शायद तुम लोग फेस भी किया होगा, या नहीं किया तो कर जाएगा आगे। प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि हम लोग अभी सोशल मीडिया पूरा कॉमन हो गया, ठीक है, और हर कोई हर ग्रुप में होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि रिसोर्स तो हर जगह सारा आ जाता है, एक स्टूडेंट जो घर बैठा है उसको पता नहीं चलता है कि हम क्या रेफर करें। तो ऐसा लगेगा ना, मन में सोच के देखो कि जो आ रहा है सब रेफर कर ले, क्योंकि मार्क्स तो सबको सिक्योर करना है, पर वो बहुत गलत स्ट्रैटेजी हो जाता है। जहां हम लोग सब कुछ रेफर करने चले जाते हैं, वहां कहीं ना कहीं दिमाग में खिचड़ी पकने लग जाता है, कंफ्यूजन पैदा होगा कि यहां पे ये है, वहां पे वो है, वहां पे ये है, और कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। एट द एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन होगा, बुक बंद करके साइड रख देंगे। शायद फील किया होगा कभी ये चीज, नहीं तो कर जाएगा, और जब कर जाओ ये चीज को याद कर लेना, ठीक। तो करना क्या होता है, कोई भी इंटर के एग्जाम को, सीए ले लो या सीएमए ले लो, अपने कंटेंट को डिफाइन करो कि अपने को कहां रेफर करना है, क्या रेफर करना है, किससे क्या रेफर करना है, बस खत्म। तो ये चीज अपना सीएमए में और सीएमए टैक्स वाला जो बात कर ले, जीएसटी में तुम लोग को बस इतना रेफर करना है। एक मॉड्यूल जो तुम्हारे हाथ में है अभी, जिससे अपने पढ़ेंगे, एक मॉड्यूल जो अपना पूरा क्वेश्चंस का होगा, उसी में अपने लॉन्ग क्वेश्चन सारा डिस्कस कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स बोल लो, केस स्टडीज बोल लो, सब कुछ। और उसी में अगर तुम लोग को पता होगा, दोनों ही सीएमए और सीए बोथ दोनों शिफ्ट कर रहे हैं ऐसा एक ब्लेंडेड पैटर्न में। ऑब्जेक्टिव्स भी आता है, एमसीक्यूज, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी कुछ डायरेक्ट होगा कि जीएसटी लायबिलिटी निकाल के बताओ एकदम नंबर्स के साथ, और कुछ होंगे केस स्टडी कि अगर ऐसा ऐसा है तो बोलो क्या इस पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं। वो नंबर नहीं होगा, बट वो एक एप्लीकेशन केस होगा, करेक्ट। तो ये सारा टाइप का क्वेश्चन उस एक मॉड्यूल में पूरा का पूरा समराइज्ड रहेगा, सारा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन रहेगा, और वो सब अपने ड्यूरिंग द बैच ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट के साथ साथ कर लेंगे, कुछ कुछ एकदम एंड में जब अपने रिवीजन वाला पीरियड आएगा उसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे। डन है बात, क्लियर है पूरा? इस चीज को लेके कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? लाइफ इज इजी, परफेक्ट। नेक्स्ट, मेरे बारे में तो हम क्या ही बताए, देखो बुक का पहला पन्ना में मिल जाएगा। भूल चूक से एक जमाने में सीए कर लिया था, उस समय सीएमए का चलन नहीं था, वरना शायद वो भी कर ही लेते अपने। और बस आज हम यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ा है। हाँ, सीए के बाद हम बीच में 1.5 साल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम किया था, और वो आज भी देखो मेरा पहला प्यार है, ठीक है। नहीं, एक्चुअली पहला प्यार तो खाना है, सेकंड में वो आ जाता है, और टीचिंग दोनों। तो बस ठीक है, इतना ही। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता है तुम लोग को, जो आज से अगर फॉलो कर लिया तो एंड में टैक्स के पेपर को लेके कहीं दिक्कत नहीं आएगा। अगर तुम लोग अभी सुनता होगा अपने पीयर ग्रुप में या सीनियर से सुना होगा, जस्ट इमीडिएट सीनियर्स, टैक्स का पेपर थोड़ा सा झोल करने लग गया है, दोनों में ही, सीए सीएमए दोनों में ही झोल करने लग गया है। तब इसमें क्या होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज जीएसटी एक रिलेटिवली नया लॉ है, इनकम टैक्स तो 1961 से चले आ रहा है, तो बहुत अमेंड हुआ, बहुत केस लॉज आ गए, बहुत कुछ चेंजेस हो गया उसमें, तब जाके जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉ हमारे सामने पड़ा है, करेक्ट। रहा बात जीएसटी का, मॉड्यूल देखो, एक मॉड्यूल में समराइज हो गया, जो इनकम टैक्स में करना मुश्किल हो जाता है। तो वो अगर जीएसटी का बात करें, बहुत ही समराइज्ड और बहुत ही सही लॉ है, क्योंकि अभी तक उसमें कुछ बहुत ज्यादा मेजर वे में बदलाव आया नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड उसमें भी बहुत सारे केस लॉज आ जाएंगे, आज से 50 साल बाद बात करो तो जीएसटी भी कॉम्प्लिकेट हो चुका होगा। तो इसलिए स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क्स स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी बहुत जबरदस्त स्कोरेंगे, जबरदस्त स्कोरेंगे। सुनते हैं अपने कि जीएसटी थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल तो इनकम टैक्स भी है, लॉ तो थ्योरी ही होगा, लॉ तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट रिटन पेपर जो है वो थ्योरेटिकल नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि वो बोल देगा ये सेक्शन नंबर 2 को स्टेट करो क्या बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। वो एकदम क्लियर कट बहुत ही सही क्वेश्चन आता है दोनों सीए सीएमए में, कि कोई केस बोल दिया और उसमें बोलो इसका टैक्सेशन क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर, इसका टैक्सेशन किस तरीके से होना चाहिए। तो उसके लिए अपने को लॉ पता तो होना चाहिए ना, लॉ पता होना चाहिए, तो कहीं लॉ रट्टा मार के लिखना तो है ही नहीं, वो तो अप्लाई करना है। और अप्लाई अपने कैसे करेंगे, मन में एग्जाम्पल्स के थ्रू,
तो बस वो एकदम रियल लाइफ ट्रांजैक्शन पूछ लेगा और बोलेगा बोलो इस पे जीएसटी लगना चाहिए या नहीं। तो बहुत ही सही तरीके से पेपर अप्रोच अपने करेंगे। डन है। तो इसीलिए अभी से लेके तुम लोगों को घर में जीएसटी कुछ नहीं पढ़ना होगा, कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। कस्टम्स का भी अपने शुरू में नहीं बात कर रहे, तो ये मत समझना कस्टम्स है ही नहीं, क्या है। पर एक बार पहले जीएसटी पूरा सल्टा ले, फिर कस्टम्स कुछ नहीं बचता है, क्योंकि अल्टीमेटली नेचर ऑफ लॉ दोनों सेम है, दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसलिए जीएसटी होने के बाद कस्टम्स में बस जो मतलब एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, फिर अपने को बस ये समझना है कि कस्टम्स अलग से बोलता क्या है, तो बहुत छोटा हो जाता है फिर। करेक्ट। अब आज से ही, अभी से ही अपने इनडायरेक्ट टैक्स को फोकस कर लेना और उसको स्ट्रांग बना लेना। हम पढ़ाते हैं इसलिए नहीं बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग है। और पेपर अगर डिफिकल्ट आ जाए ना इनडायरेक्ट टैक्स में, जब अपने पढ़ेंगे तुम लोग भी समझ जाएगा कि इसमें डिफिकल्ट करने का स्कोप बहुत कम हो जाता है। डिफिकल्ट पेपर कैसे करेगा, कोई छोटा सा चीज पूछ के कर लेगा और वो भी अपने इसको संभालना जान सकते हैं। बट इनकम टैक्स का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो इतना बड़ा समुंदर है ना, तो कितना पढ़े, कितना समेटे, क्या क्या चीज को ध्यान रखे, वो एक थोड़ा सा चैलेंज होता है, जो शायद तुम लोग फील कर रहा होगा। क्लियर इतना तक? तो इनडायरेक्ट टैक्स पे अपना फोकस चलेगा और तुम लोग को घर में इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारा अपने क्लास में ही पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे भी यही, रिवाइज भी यही करेंगे और जितना भी क्वेश्चन, जो एग्जाम्पल, जो अपने को रिक्वायरमेंट होगा वो यहीं पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। डन है। जब कभी इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने बैठो बस यही एक मॉड्यूल को रेफर करना। जितना अमेंडमेंट, जो कुछ रिक्वायर्ड है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, वो मेरा हेडेक है। ठीक है, वो मेरा हेडेक है। ऑलरेडी अमेंडेड मॉड्यूल है, अभी तक जितना अमेंडमेंट्स आए सब कवर्ड है इसमें नवंबर दिसंबर के लिए। नवंबर दिसंबर 23, हाँ 22 नहीं 23। तो इनकेस गोइंग फॉरवर्ड कोई छोटा मोटा अमेंडमेंट आ भी जाए, कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं आएगा, बट कोई भी छोटा मोटा अमेंडमेंट आ जाए तो वो इंक्लूड कर दिया जाएगा। मेजर कुछ भी नहीं आ सकता अब। और डन है। तो अमेंडेड मॉड्यूल से पढ़ रहा है, बस इसी को रेफर करते हुए चलना। होता क्या है, तुम लोग शायद रियलाइज भी किया होगा सब्जेक्ट पढ़ते समय, अगर अपने एक जगह से पढ़े और तुम लोग सोर्स ऑफ मटेरियल एग्जाम देने बैठ रहे, तो क्या कभी टेक्स्ट याद आता है कि वो पिक्चर बन जाता है पेज का? बोलो। टेक्स्ट कभी भी ऐसे वो तारे जमीन पर वाला होता है, टेक्स्ट फ्लोट करते करते वो सब कभी नहीं दिखेगा, वो एक पिक्चर बन जाएगा और पेज नंबर भी दिमाग में याद आ जाता है। इस पेज में, इस जगह में ये लिखा हुआ था, इस कलर से ऐसे लिखा हुआ था, याद है? मतलब कभी रियलाइज किया है? तो यानी अपना दिमाग जो है ना वो विजुअल मेमोरी है, वो टेक्स्ट याद नहीं रख पाता है। जैसे तुम कभी बचपन में कोई मूवी देखा होगा बाहुबली, उसका भी सीन याद आ जाएगा, उसमें क्या कपड़ा पहना था वो भी याद हो जाएगा, अब भी कल का पढ़ा हुआ टेक्स्ट याद नहीं रहेगा। समझ रहे? तो यानी अपना जो दिमाग है वो विजुअल मेमोरी है, वो पिक्चर्स तुरंत याद रख लेता है। एक बार देखा हुआ पिक्चर याद हो जाएगा, दूसरी बार रिवाइज भी उस पिक्चर को कर लिए और याद होगा, तीसरी बार रिवाइज उस पिक्चर को कर लिए, छप गया दिमाग में। करेक्ट। अपने प्रॉब्लम क्या करते हैं हम, ये सब तुम लोग को बहुत ज्यादा रियल लाइफ सिचुएशंस बता दे रहे हैं, जो शायद तुम लोग ये गलती कर जाएगा, तो ना करो। उसके लिए होगा क्या, अब ऑब्वियसली मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल होगा, इंस्टीट्यूट का भी है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होगा, बट जितना रेफर करने चला गया वापस से क्या होगा, हम लोग पढ़े एक जगह से, दूसरा जगह से दूसरा रेफर कर रहा है, सेकेंड टाइम में, तीसरे टाइम में तीसरा रेफर कर रहा है, तो एट द एंड एग्जाम में क्या होगा, आधा इधर का याद आ रहा है, आधा उधर का याद आ रहा है, एक लाइन उधर का याद आ रहा है, तो आंसर नहीं बन पाएगा। बात समझ रहे? इसलिए एक ही जगह से उसी को अपने और समराइज करेंगे और लास्ट डे के हिसाब से इसको बना लेंगे पूरा। डन है? लास्ट डे के हिसाब से इसी में अपने मार्क करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, किससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी को मार्क कर करके एग्जाम ओरिएंटेड पूरा बना चुके होंगे। डन? तो पढ़ेंगे भी इसी से, रिवाइज भी करेंगे इसी से, एग्जाम के पहले भी इसी को रेफर करेंगे और एग्जाम भी देख के आएंगे इसी से। और एक जगह से अगर तुम लोग पढ़ पढ़ के दे दिया ना, पूरा कंटेंट याद रहता है, पूरा कंटेंट याद रहता है। तो इसलिए वो सब चीज को लेके बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। डन? चलो, और मन में कोई क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, या बस चालू कर दे? आप बोलो, कर दे शुरू? चलो, वेरी गुड। अपना जो जीएसटी लॉ है पूरा का पूरा यही है, कोई एक्स्ट्रा चैप्टर कहीं और कुछ नहीं है। 11 चैप्टर्स है पूरे लॉ में, 11 चैप्टर्स है जो मेजरली अपने को पढ़ना होता है
चैप्टर 2 से लेके 11 तक, दैट इज मेन जीएसटी लॉ, ठीक है। पर जो चैप्टर 1 है वो थोड़ा बेसिक्स का बात करता है। बेसिक्स माने जीएसटी आया कैसे, जीएसटी का नीड क्या था, कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा ना। कभी जीएसटी आया 2017 में, तो यानी क्या 2017 के पहले कुछ था ही नहीं? ऑफ कोर्स था, कहीं कुछ प्रॉब्लम रहा होगा जिसका सोल्यूशन था जीएसटी, तब वो आया। डन है। तो बस थोड़ा सा बेसिक्स का बात कर लेते हैं कि एक बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, फिर अपने चलेंगे मेन जीएसटी लॉ चैप्टर 2 से। डन है? पक्का? ओके, चलो तो अपने चालू करते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ जीएसटी। देखो टैक्स क्या है, वैसे तो तुम लोग ऑलरेडी इनकम टैक्स पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छी तरीके से पता है टैक्स क्या है, बट जीएसटी यहां अपने पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स में अलग नेचर ऑफ टैक्स होता है, इसलिए अब हम तुम लोग को बिजनेस टैक्स, जो जीएसटी को बोलते हैं बिजनेस टैक्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने पे मजबूर करेगा कि टैक्स होता क्या है। शायद तुमको एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। अब जैसे एक बार खुद से पूछना, हम लोग सीए या सीएमए क्यों कर रहे हैं, और ये मत बोलना वाहियात सा आंसर बचपन से सपना था, गोल था, कुछ बड़ा करना है। बोलो बोलो, कितना लोग सीए सीएमए कर रहा होगा पैसा कमाने के लिए? और भी कोई रीजन होता है क्या? पैसा कमाने के लिए ना। तो मैंने क्लियर कट ऑब्जेक्टिव ये देखो, पैसा कमाने के लिए सीए या सीएमए कर रहा है। और कोई भी बोले कुछ और तो बोलना एक बार अपने से पूछ पहले, एक ही गोल होना चाहिए पैसा कमाने के लिए, और नहीं तो कुछ गलत हो रहा होगा। ठीक, अब पैसा क्यों कमाना है किसी को भी? कभी ये सोचा है क्या करेगा पैसा कमा के? अरे खर्चा करेगा ना, तो इतना क्या सोच रहा है? खर्चा करेगा। आज के दिन अपना कुछ खर्चा होगा, सपोज करो 100 रुपया पर डे, एग्जाम्पल 100 रुपया पर डे। तो अब वो 100 रुपया आज एक पॉइंट तक अपने पापा मम्मी से मांग लेते थे पॉकेट मनी के तौर पे, तो अपना इनकम क्या था? पॉकेट मनी, उससे खर्चा चल जाता था। बट उस समय कुछ चीज होगा, कुछ अपना रिक्वायरमेंट होगा जो मन मार के छोड़ दिए थे कि ठीक है कभी कमाएंगे तो इसको पूरा कर लेंगे। ऐसा ऐसे तो तुम मतलब ठीक है अपने पापा पॉकेट मनी मिलता था, पर कभी घर जाके ये नहीं बोला पापा को आईफोन चाहिए। जूता पड़ता पहले, आईफोन शायद बाद में मिल जाता। करेक्ट? तो ये सब कुछ कुछ चीज होता था, अपने कमाएंगे फिर लेंगे। बोलने का मतलब लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे, खर्चा बढ़ेगा। अब वो खर्चा बढ़ने को सपोर्ट कौन करेगा? इंक्रीज्ड इनकम। इनकम बढ़ेगा तब अपने एक्स्ट्रा खर्चा करना चालू करेंगे, जो अपने अपना रिक्वायरमेंट्स था, कुछ कुछ चीज जो चाहिए था पहले नहीं लिए, वो अब लेना शुरू करेंगे। एकदम सेंस बन रहा है? तो यही चीज गवर्नमेंट भी तो फॉलो करेगा ना। गवर्नमेंट को भी कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। इंडिया लेवल पे सोचो तो क्या क्या खर्चा कर सकता है गवर्नमेंट? एग्जाम्पल 2-3 रोड्स बना सकता है, हाईवेज बना सकता है, बहुत बढ़िया। और हॉस्पिटल्स बना सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उससे अच्छा सर्विस तो कहीं मिलता ही नहीं है। और एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल से बढ़िया तो कोई स्कूल नहीं बना ही नहीं कभी। और हाँ सरकाजम समझ रहे हैं ना सर। और ऐसा ही जैसे बहुत एक बड़ा खर्चा गवर्नमेंट का होता है। अगर तुम लोग सोचेगा, ये थोड़ा पॉलिटिक्स है, ठीक है, बहुत बड़ा खर्चा होता है सोशल स्कीम्स। जानते हैं सोशल स्कीम्स क्या होता है? कोविड में आया था, निर्मला सीतारमण टीवी पे आके बोली थी हर एक जन को 500 रुपया पर मंथ मिलेगा। जो एक नॉन अर्निंग मेंबर है, जिसका काम का लॉस हुआ है, उसको 500 रुपया पर मंथ पर मेंबर मिलेगा। और 500 रुपए का क्या हुआ ये अपने सब जानते हैं, इसको तो डिस्कस करने का बात है ही नहीं। दिया गया था राशन पानी के लिए, पर राशन पानी छोड़ के सब कुछ आ गया उससे। करेक्ट? और इसलिए टीवी में दिखता था लाइन सबसे बड़ा कहां कहां पर लगता था, ये तो सबको पता ही है। वेरी गुड। तब बात इतना सा कि वो ये काम क्यों की, 500 रुपया पर मंथ पर मेंबर क्यों दिया जाता है? यानी गवर्नमेंट के लिए तो बड़ा खर्चा हो गया ना। अपने को लग रहा है 500 रुपया पर मंथ पर मेंबर। इंडिया का जनता पता है ना 150 करोड़, चाइना को भी क्रॉस कर गया था अभी अभी। तो उसमें अगर 10% को भी ये रुपया दे दिया जाए, सोच के देखो, 15 करोड़ जनता को 500 रुपया पर मंथ पर मेंबर, माने वही चलो 15 करोड़ का ही बात कर लो, उनको दिया जा रहा है। तो इतना बड़ा खर्चा हर महीने का तो ऐसे ही चला गया। और ये तो हम लिमिट करके नंबर बोल रहा है। बात समझ आ रहा है? तो अब ये सब जो उसका खर्चा है वो बात अलग है, उसका वोट बैंक के लिए वो कर रहा है, वो छोड़ दो। अपने मानते चलो कुछ अच्छा ही काम कर रहा है,
वो खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट को भी तो कहीं से इनकम लाना पड़ेगा, कहीं से पैसा लाना पड़ेगा, तब खर्चा होगा ना। सोचा क्या क्या हो सकता है गवर्नमेंट का इनकम, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या हो सकता है। एक तो अपने को पता ही है टैक्स, बट टैक्स को छोड़ के पहले बोलो और क्या क्या हो सकता है। नहीं, टैक्स में सारा टैक्स आ गया, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, जीएसटी सब आ जाएगा। टैक्स को छोड़ के क्या हो सकता है। गवर्नमेंट कंपनीज, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट कंपनीज है कुछ कुछ, जैसे अपना समझ लो कोल इंडिया हो गया, या एनटीपीसी हो गया, भेल नाम सुना होगा अगर, तो बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज है। सबसे बड़ा एलआईसी, जिसका भी हाल ही में आईपीओ भी आया था, तो उससे गवर्नमेंट कंपनीज है। अब वो लोग जो भी पैसा कमा रहे हैं वो किसको जाएगा, गवर्नमेंट को ही जाएगा, गवर्नमेंट ही उसका ओनर है। उन गवर्नमेंट कंपनीज के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल गया होगा, उसका ओनर कौन होगा, ओनर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के नाम पे वो शेयर्स रहता है। तो यानी वो पैसा गया किसको, गवर्नमेंट को ही गया। तो गवर्नमेंट कुछ खर्चा उससे कर सकता है, बट वो इनफ नहीं होता है वो खर्चा करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी एसबीआई तो अपने सभी गए हैं, लंच ब्रेक उसका खत्म ही नहीं होता है, तो कमाएगा कैसे, करेक्ट। और बहुत सारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल चलो टूरिज्म, वेरी गुड, बहुत बड़ा टूरिज्म माने यही हो गया गवर्नमेंट कंपनी, जैसे इंडियन रेलवेज, पूरा का पूरा रुपया गवर्नमेंट का है, बट ऑब्वियसली वो पूरा मीट नहीं कर पाता है खर्चा को। अब वो क्या करे, इफेक्टिवली उसको मांगना पड़ेगा। देखो किससे मांगेगा, के पब्लिक से मांगेगा। अब गवर्नमेंट आके मांग ले बोल के कि भाई पैसा दे, थोड़ा 500 रुपए इसको डोनेट करना है, हम लोग बोलेंगे तुम कर दे, अपने को नहीं करना, यही होगा। तो गवर्नमेंट बोलता है चल तुम ऐसे मांगने से तो देगा नहीं, तो हम लॉ बना देते हैं, इसका तुमको मजबूरन देना पड़ेगा। वही बना टैक्स लॉज। बात समझ आया, ये था बैकग्राउंड थोड़ा टैक्स का। अब गवर्नमेंट को भी ये सपना कैसे आया कि हम टैक्स लगा सकते हैं। इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला, तब से टैक्स लॉ बना, मतलब उसके बाद इनकम टैक्स भी 1961, जीएसटी 2017, चलो उसके पहले भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, बट क्या 1947 के पहले टैक्स नहीं होता था, होता था। कैसे होता था, होता था एकदम सही। कैसे होता था कुछ पता है, थोड़ा भी आइडिया है। लगान मूवी देखा है, लगान मूवी, वो क्या कोई इंडिपेंडेंस के बाद का मूवी था, अंग्रेज लोग को उसमें कितना अच्छा दिखाया था, ब्रिटिशर्स को, होता था। तो पहले हम लोग लगान या कर बोलते थे, जब महाराजा लोग का टाइम होता था ना, मुगल एम्पायर और ये सब जो हिस्ट्री में पढ़ा था उस समय, अपनी हिस्ट्री में सब कहानी बता दिया, पर ये नहीं बताया कि वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। टैक्स बोल के कलेक्ट नहीं करते थे वो लोग, लगान कर ये सब बोलते थे। क्या होता था ये, तुम लोग मूवीज में भी देखा होगा, मोहनजोदारो मूवी देखा है या जोधा अकबर, उन सब में देखा होगा, पब्लिक को अगर वो किंगडम में, वो राज्य में प्रवेश करना है, उसको एक टैक्स देना पड़ता था, एक एंट्री फीस वो लोग बोलते थे, कर दे के जाना पड़ता था। तो वो क्या हो गया, वो एक टैक्स ही तो हुआ। कैसे लगाते हैं वो लोग, समझना, सोचना। सपोज करो तुम एक राजा हो या रानी हो, जो भी, ऐसे लड़की लोग बुरा ना माने, व्हाटएवर। तो अब तुम लोग को एक पूरा राज्य संभालना है, पूरा किंगडम संभालने का दरकार है, खर्चा लगेगा उसमें। तुम्हारा एक सपोज करो बहुत बड़ा सेना होगा, बाहुबली मूवी देखा होगा, इतना बड़ा सेना के लिए वेपन्स चाहिए, हथियार वगैरह चाहिए, सब चाहिए, उसका यूनिफॉर्म होता है बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा, उन लोग को वो सब चीज के लिए उसका डेली का खाना सोच के देखो। अगर 25,000 का भी सेना बेस है, डेली 25,000 लोग का डेली का खाना खुद को ही तो देना पड़ेगा, उन लोग के लिए बनाना पड़ेगा। अब वो खर्चा है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा। थोड़ी कोई उनका बिजनेस होता था, मतलब दिन में 2 घंटा वो राजा, 2 घंटा बिजनेसमैन, ऐसे थोड़ी वो करता था। वो लोग तो राज्य संभालने में बिजी, तो उनका इनकम एज सच कोई बिजनेस तो नहीं होगा ना, कि कहीं फैक्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री से पैसा आ रहा है और वो 25,000 लोगों का खाना में, रहन सहन में, महल का देखभाल में, उसमें जा रहा है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तब वो लोग क्या करने लगे, वो लोग कर चार्ज करने लगे, कर माने टैक्स, टैक्स चार्ज करने लगे। कैसे चार्ज करते, अपने ही लोग से चार्ज करते और उन पे ही खर्चा करते, तो दोगलापन वाला बात हो जाता। चार्ज भी उनसे ही कर रहे हैं, खर्चा भी उन पर ही कर रहे हैं, तो दोगलापन वाला बात हो जाता।
तो चार्ज वो लोग कैसे करने लगे, अब राज्य है, ठीक, तो बाहर से भी लोग आएंगे, कुछ सामान बेचेंगे, कुछ गुड्स लेकर आएंगे, मेला लगता था, सामान बिकता था। तो जब वो लोग बाहर से सामान ला रहे हैं बेचने के लिए, सोच के देखो, अपना राज्य है, कोई बाहर से सामान लाया बेचने के लिए, तो बाहर से सामान ला रहा है, वो बेच रहा है, पैसा कौन कमा रहा है? जो बाहर से आया वो। अपने लिए तो वो कोई नहीं है ना, वो आज के दिन आया, कमाएगा, कल चला जाएगा। तो आज के दिन वो बाहर से अपना ही सामान लाया और कमाने के लिए आ गया। खर्चा किसका हुआ? अपने लोगों का। हमारे राज्य में वो बिजनेस करने आया, खर्चा किसका हुआ? हमारे लोगों का। यानी एक तरह से देखे तो आउटफ्लो कहां से हो रहा है? हमारे राज्य से हो रहा है, हाँ या ना? तो आउटफ्लो हमारे यहां से और कमाओ तुम। बोलो ये कैसा न्याय है? सरासल नाइंसाफी वाला बात। तो इसके लिए क्या करने लगा, चल ठीक है तुम कमा, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बस 1% मेरे को दे दो, बस 1% मेरे को दे दो, ये हम लॉ बना देते हैं। उस समय ऑब्वियसली लॉ नहीं बोलते थे, बट उस समय वो एक गुंडागर्दी सॉर्ट ऑफ हो जाता था कि तुम, अब ऑब्वियसली वो चाह के तो देगा नहीं ना, वो 100 रुपया कमा ले, फिर कोई मांग ले 10 रुपया देने में चुभेगा। तो बोलता था चल एक काम करते हैं, तुमको आने से पहले हम गेट पर ही टैक्स लगा देंगे। गेट में तुमको राज्य में आना है गुड्स लेके, तो तुमको टैक्स दे के अंदर घुसना होगा, अदरवाइज नहीं आने मिलेगा। नहीं देना टैक्स, कोई बात नहीं, बाहर जाओ। और वो ऑब्वियसली इस पे लॉ नहीं बनता था, बट जब सैनिक खड़ा होगा तो तुम थोड़ी उससे बहस करेगा, चुपचाप देगा, बिजनेस करेगा। वो वैसे ही चलन आया। क्लियर है? तो खर्चा है, उसको पूरा करना है लोगों से लेकर। पहले कर के तौर पे लगता था, एंट्री टैक्स जिसको बोलने लगे बाद में, और बाद में इसको लॉ बना दिया गया और ये टैक्स लगने लगा। सिंपल बात है। तो ये कोई गवर्नमेंट का सोच नहीं था, ये बहुत पहले से चले आ रहा था, और एक तरह से इसको लीगल गुंडागर्दी बोल सकते हैं। डन है? और अपने पास कोई उपाय नहीं है, टैक्स देना पड़ता है, लोगों का खर्चा चलता है इससे। ठीक है, क्या दिक्कत है? डन। एक बैकग्राउंड मिला टैक्सेशन पे। तो यानी अगर इनकम टैक्स और बिजनेस टैक्स बोला जाए, बिजनेस टैक्स माने जीएसटी आज के दिन वाला, तो पहले बोलो इनकम टैक्स आया या जीएसटी आया? अभी जितना हम लोग स्टोरी डिस्कस किए महाराजा वाला, पहले जीएसटी माने इनडायरेक्ट टैक्स आया। बिजनेस करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। हम थोड़ी बोल रहे तुम कमा लो फिर टैक्स दे देना, नहीं भाई, तुमको बिजनेस करने आना है तो टैक्स दो, फिर बिजनेस करो। करेक्ट? यानी बिजनेस टैक्स पहले लगने लगा, फिर आया इनकम टैक्स। कैसे आया देखेगा? देखो ये वाला एग्जांपल है, पेज 1.4 में देखना। अभी दिखाते तुमको कैसे इनकम टैक्स आया एंड पहले जीएसटी यानी बिजनेस टैक्स क्यों आया। अपने सारा एग्जांपल देखो जीएसटी के तौर पे ही लेते हैं, बट जीएसटी डायरेक्ट जीएसटी नहीं लगा, बहुत सारा पहले टैक्स चेंजेस होके जीएसटी लगा। सारा एग्जांपल अपने जीएसटी का लेते हैं, क्योंकि अपने को जीएसटी ही अल्टीमेटली पूछा जाएगा। बैकग्राउंड बता देगा हम जरूर कि उसके पहले क्या था क्या नहीं था वगैरह वगैरह, बट वो बैकग्राउंड से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना? तो देखो एकदम रियलिस्टिक एग्जांपल लेंगे, हमको यहाँ पे हाईफाई एग्जांपल नहीं डिस्कस करना वाला। रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या जीएसटी लगता है, टाटा स्टील में क्या, वो सब अपने डेली बेसिस पर देखते नहीं है, समझने में डिफिकल्टी होगा। यहां वो एग्जांपल लेता है जो तुम लोग फट से रिलेट कर लेगा। मेरा वाला एग्जांपल, अपना इधर वाला एग्जांपल। तो देखो यहां तुम लोग आया, उम्मीद है सब फीस देकर बैठा होगा, कोई भी है ऐसा? तो देखो लेट्स से यहां पे ऑब्वियसली यहां पे हमें एक घटिया घटिया फोटो बना देता है। टीचिंग सर्विसेज दिया जा रहा है, बदले में तुम लोग फीस दिया है। अगर नोटिस किया हो अपना इनवॉइस खोल के, कुछ जीएसटी उसमें चार्ज हुआ है। करेक्ट? कुछ जीएसटी उसमें चार्ज हुआ है। सपोज करो अगर एग्जांपल लिया जाए 5,000 का फीस, ठीक, 5,000 अगर फीस चार्ज किया जा रहा है तो कुछ उस पर जीएसटी चार्ज होगा। रेट ऑफ जीएसटी सर्विस में 18% होता है। अपने को कोई रेट रेलिवेंट नहीं है, एक भी रेट रेलिवेंट नहीं है। एग्जाम में सीए बोल लो सीएमए बोल लो, दोनों में पेपर में क्वेश्चन में रेट लिखा होता है, कोई भी एक भी रेट वो तुमको लर्न करने को नहीं बोलेंगे। ठीक है? और ये दोनों के सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न एनी रेट्स। रीजन बीइंग अपने इंडिया में हजारों गुड्स है, 50 से 60 हजार गुड्स कम से कम होगा।
जो बिजनेस कर रहा है उसको भी नहीं पता होता है कि कितने में कौन सा किस पे क्या रेट है। आज के दिन अगर अपने को भी जीएसटी कहीं पेमेंट करना है या कोई चार्ज करना है तो एक बार कुछ नया चीज होता है ना तो चेक करना पड़ जाता है कि इसमें रेट है क्या, समझ रहे। तो और रेट्स भी ऐसा है ना, कल को एक मीटिंग बुला के चेंज कर देंगे क्या मालूम। तो इसीलिए रेट्स अपने को कुछ नहीं जानना, बट अपने ट्राई करेंगे जो रियलिस्टिक रेट है एक बार वो उसकी संगी डिस्कस करें तो एक क्लैरिटी पिक्चर मिलेगा। तो यानी इधर में सर्विस में होता है 18% जीएसटी, क्लियर बात। बोले 5,000 का 18%, कैलकुलेटर मत लेना इसके लिए, 900 रुपीज, 900 रुपीज, यानी टोटल फीस चार्ज कितना किया जाएगा 5,900। तुम लोग पेमेंट कितने का करेगा, 5,000 या 5,900? क्यों ये बोलेगा आपको जीएसटी नहीं पे करना है 5,000 ही देंगे? ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है। अब ये बोल देगा तुम लोग कि ठीक है हमको इनवॉइस नहीं चाहिए, आप 5,000 कैश ले लीजिए, वो अलग चीज है, देखो उस सब का बात बाद में करेंगे। बट अगर ये इनवॉइस रेज कर दिया गया, डू यू हैव एन ऑप्शन कि तुम जीएसटी का अमाउंट ना पे करो और सिर्फ 5,000 पे करो? ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास तुम लोग के बुक्स में अगर जर्नल एंट्री करो, अपने बुक्स में अकाउंट्स तो बनता होगा नॉर्मली अपने, ठीक है इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनाते, बट अगर बनाए तो बोलो जर्नल एंट्री क्या होगा तुम्हारे बुक्स में, खुद के बुक्स में? परचेज मतलब सब्जेक्ट परचेज, सपोज जीएसटी परचेज अकाउंट डेबिट कितना 5,900 टू बैंक या कैश वॉट एवर बी द केस 5,900, बात खत्म है। क्या कोई जीएसटी का अलग एंट्री हुआ तुम्हारे केस में? नहीं, क्योंकि अब तुम लोग के लिए क्या था, ये पैसा पे करना था। अब जीएसटी के लिए दो या फीस के लिए दो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। पॉइंट क्या था तुम लोग के लिए कि अब तुम लोग को पेमेंट करना कितने का 5,900, बात खत्म, क्लियर है, डन। तो स्टूडेंट्स के लिए यानी तुम लोग के लिए क्या हुआ, पे करना है अपने को ₹5,900, डन है बात। अब मेरे व्यू पॉइंट से सोचना, अगर हम अपना पीएल बनाए, पीएल में रेवेन्यू जाएगा, बाय सेल्स होता है ना, अरे बाय सेल्स पीएल का क्रेडिट साइड, बोलो क्या जाएगा 5,000, 5,900 या 900? 5,900 या 5,900, तीन ऑप्शन है तुम लोग के सामने, खुद से सोचो। मेरे व्यू पॉइंट से हम 5,900 तुम लोग से कलेक्ट किया है या वो पूरा का पूरा 5,900 मेरा है? सिर्फ कलेक्ट किया है, इसमें से मेरा कितना है 5,000। तो 5,900 कलेक्ट तो किया, 5,000 मेरे जेब में फिलहाल के लिए, पूरा नहीं रहता है, अभी दिख जाएगा। 5,000 मेरे जेब में, ये जो 900 रुपया आया ये हम किसके बिहाफ में कलेक्ट किया था? अपना लीगल गुंडा गवर्नमेंट, वो बोला 900 रुपया कलेक्ट करो मेरे बिहाफ में, तो हम उसके लिए 900 रुपया कलेक्ट कर ले, मेरे पास कोई चारा नहीं था, ठीक है। कलेक्ट हम 5,900 जरूर किया है, बट 5,000 मेरे हिस्से का है, 900 रुपया गवर्नमेंट के हिस्से का है। यानी हम क्या करेगा इस केस में, 5,000 तो मेरे पीएल में चले जाएगा, करेक्ट, रेवेन्यू, और ये 900 रुपये का क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 5,000 जो है वो तो रेवेन्यू का पार्ट बन गया, ठीक है। ये 900 रुपया बोलो जो हम कलेक्ट किया किसको जाएगा, मोदी जी यानी गवर्नमेंट। ये 900 रुपया गवर्नमेंट को चले जाएगा। तो यानी हम किया क्या, चार्ज किया तुम लोग से और पे कर दिया गवर्नमेंट को। क्या इसमें मेरा कुछ था? हम चार्ज करने का 2% काटेंगे फिर पे करेंगे, नहीं, 900 ही चार्ज किया, 900 ही पे कर दिया, बात खत्म, हाँ या ना, करेक्ट है। अब मेरे बुक्स में अगर एंट्री का सोचो क्या होगा, मेरे बुक्स में सोचते हुए चलना मेरे साथ। बैंक में पैसा आया, पैसा तुम लोग बैंक से पे किया है तो मेरे भी बैंक में ही आएगा। अब ऐसा थोड़े है तुम लोग पे किया 5,900 पर मेरे पास 5,000 आया, 900 रुपया कहां गया, डायरेक्ट गवर्नमेंट को चला गया, नहीं होगा ऐसा। पे किया है 5,900 तो मेरे पास तो आएगा ही 5,900,
हाँ या ना? बैंक डेबिट होगा, पैसा आया है कितना? 5,900। डन। अब हम सेल में कितना लेके जाएं? 2 सेल्स होगा, रेवेन्यू कितना? 5,000 या 5,900? 5,000। ये तो देखिए ऊपर रेवेन्यू में कितना गया? 5,000। तो 2 सेल्स 5,000, करेक्ट। और फिर क्या होगा बाकी 900 का? वो मेरे लिए सोच के देखना। लाइबिलिटी हो गया ना, हम कलेक्ट तो करके बैठ गया, पर क्या ये मेरा है? नहीं, ये गवर्नमेंट का है। नहीं, मेरे लिए लाइबिलिटी है, आज के दिन मेरे पास है, पर ये मेरे को पे करना है गवर्नमेंट को, तो वो मेरा बन जाएगा 2 जीएसटी लाइबिलिटी। बात समझ आया? वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? 2 जीएसटी लाइबिलिटी 900 रुपया। और फिर जब जीएसटी पे करेंगे 2 दिन बाद, सपोज करो जीएसटी लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक 900 रुपया। बात समझ आया? ये पूरा अकाउंटिंग करके हम दिखा देगा, एक बार के लिए सुन लो। बात समझ आया इतना तक? 100%। या ऊपर कर ही लेते ना, साथ साथ अकाउंटिंग ऊपर कर लेते तो सेंस बन जाएगा। यहां पे इसको फिल कर लो, नीचे वाला जो अपने लिए, जैसे पेमेंट हुआ 5,900 स्टूडेंट में, ठीक है? तो बोलो तुम्हारे बुक्स में एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज डेबिट कितना? 5,900 टू बैंक 5,900। जीएसटी का कोई अलग एंट्री होगा? नहीं होगा। अभी हम लोग कोई इनपुट टैक्स, क्रेडिट और ये सब कुछ नहीं लेके आ रहे, सब धीरे धीरे लाएंगे, अभी तो बस शुरू ही किया है, बहुत आगे जाना है, ठीक है? परचेज डेबिट टू बैंक 5,900, कोई दिक्कत? लाइफ इज इजी, ओके। और मेरे बुक्स में बोलो क्या एंट्री होगा? अभी अभी करके दिखाए। बोलो, कुछ भी रटना नहीं, हम डायरेक्ट आंसर तो कभी देने वाला नहीं है। तुम लोग बोलेगा उसको अपने लिखेंगे, सही बोला तो बहुत बढ़िया, गलत बोला कोई दिक्कत नहीं, ट्राई तो किया ना। तुम लोग बोलेगा सही बोला तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं तो इंप्रूव करके लिखेंगे, पर बोलना होगा तो उससे याद हो जाता है पूरा। तो देखो, बैंक में क्रेडिट होगा, सॉरी मेरे बैंक में डेबिट होगा, यानी बैंक में पैसा आया, कितना आएगा? जितना पेमेंट हुआ है पूरा, बीच में थोड़ी कहीं चले जाएगा। 5,900 टू हो जाएगा सेल्स यानी रेवेन्यू, पूरा तो नहीं लेके जा सकता, गवर्नमेंट का टैक्स जुड़ा है इसमें, 5,000 टू जीएसटी लाइबिलिटी 900 रुपया। ऐसी तो करते हैं अकाउंटिंग एंट्री, राइट? 900 रुपया को जीएसटी लाइबिलिटी क्यों बनाया? क्योंकि वो मेरे बैंक में पैसा आ गया था, बट वो मेरा नहीं था, यानी वो लाइबिलिटी है, इट हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, सीधा हिसाब। डन, फुल क्लैरिटी। और फिर ये जीएसटी लाइबिलिटी क्या करे भाई? लाइबिलिटी है, क्लियर करना पड़ेगा। जब रिटर्न फाइलिंग समझता है, जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? जो पहले पैसा कलेक्ट किया हुआ था 900 रुपया, वो पे कर देंगे गवर्नमेंट को। डन बात। तो जब रिटर्न फाइलिंग होगा उस समय क्या एंट्री पास करेंगे? इसका जीएसटी लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी एग्जिस्ट करता था, ये खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे? पेमेंट करके। बात समझ आया ये चीज? यानी इफेक्टिवली देखो तो मेरे बुक्स में क्या हुआ? बैंक डेबिट 5,000 और सेल्स क्रेडिट 5,000। इफेक्टिव टर्म्स में देखे तो ये दोनों एंट्री को अगर मिला दो, लेफ्ट का दोनों एंट्री को, जीएसटी लाइबिलिटी कट, तो क्या हुआ? और बैंक डेबिट 5,900, बैंक क्रेडिट 900, नेट ऑफ कर दो तो बैंक डेबिट 5,000 टू रेवेन्यू 5,000। यानी बोलने का मतलब जीएसटी में मेरा कोई लेना देना नहीं था। गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से सोचो, उधर मोदी जी देख रहे हैं, वो क्या देखे कि, पर एक बात समझना, एक और चीज, मोदी जी जो है वो लॉ किस पे अप्लाई किए थे? मेरे पे या तुम्हारे पे? जीएसटी का लॉ अप्लाई हुआ होगा ना, किस पे? मेरे पे या तुम्हारे पे? सोच के देखो, एंट्री किसके बुक्स में हुआ तो लॉ किस पे लगा? मेरे पे।
तभी तो हम एंट्री किया ना, कोई मेरे को मजा थोड़ी आता जीएसटी कलेक्ट करके पे करने में। अरे गवर्नमेंट बोला करना पड़ेगा तो करना पड़ा, है तो हासिल का ही काम ना, सीधा सीधी करते ना, बैंक डेबिट 5,000 रेवेन्यू 5,000 खत्म बात। क्यों इतना मेहनत करे, अकाउंटेंट का रुपया बढ़ जाएगा, क्यों करे इतना मेहनत? क्योंकि गवर्नमेंट बोला करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। करेक्ट बात। तो यानी लॉ अप्लाई किस पे किया गया? मेरे ऊपर, सप्लायर पर। सप्लायर, कंज्यूमर, सप्लायर या सेलर पर लॉ अप्लाई हुआ है या ना? और रेसिपिएंट यानी तुमको, कंज्यूमर को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। जीएसटी है 5,900 पे करेंगे, नहीं होता तो 5,000 पे करते, पर क्या ही फर्क पड़ता। करेक्ट बात, डन। तो लॉ अप्लाई हुआ मेरे ऊपर। अब मोदी जी के व्यू पॉइंट से सोचो, हम लॉ अप्लाई किए थे इस नालायक इंसान पर, मेरे ऊपर, बट ये क्या किया, 5,900 रुपया जीएसटी का बनता, ये क्या किया, कंज्यूमर से कलेक्ट किया और पे कर दिया मेरे को। यानी लॉ अप्लाई मेरे ऊपर जरूर हुआ था, पर बर्डन मेरे ऊपर पड़ा क्या? इफेक्टिवली नहीं पड़ा। बर्डन किस पे पड़ा? कंज्यूमर पे। वो बर्डन डाला तो मेरे ऊपर था, पर ये पास कर दिया गया तुम्हारे ऊपर। क्लियर बात? तो यानी मोदी जी को मेरे से प्यार आएगा या चिढ़ होगा? बोलो। जैसे अभी तुम लोग को हो रहा होगा, हाँ ऐसा कुछ हम किया नहीं है, जो लॉ है वही करता है बस। बोलो, चिढ़ होगा? माने ऐसा हम लॉ लगाए इस पर और ये पैसा लिया और दे दिया, यानी ये 5,000 तो ये जो जेब में डाला, अब उसका नजर आ गया इस पर। 900 रुपए में शांति था नहीं ना उनको, 5,000 रुपए जो मेरे जेब में गया था अब नजर आ गया उस पर। अब आया इनकम टैक्स। क्यों? 900 रुपए में उनको शांति था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि भाई मेरे ऊपर लॉ लगा, पर बर्डन पास हो गया कंज्यूमर को। यानी हुआ क्या, कंज्यूमर 5,900 पे करके बैठ गया, गवर्नमेंट को मिल गया 900 रुपया, और यहां मेरे ऊपर कुछ बर्डन आया ही नहीं, जितना मिलना चाहिए था उतना मिल गया। मिलना चाहिए था 5,000, वही मेरे जेब में पड़ा है। करेक्ट। अब गवर्नमेंट बोला भाई ये तो गलत हो गया, लगाना था इस इंसान के ऊपर में, पर ये तो कंज्यूमर को पास कर दिया और ये पूरा 5,000 लेकर बैठ गया। गलत। अब देखो वो लोग क्या किए। अब देखो 5,000 रुपया मेरे पास है, पर ये पूरे 5,000 जेब में रह सकता है? कुछ तो खर्चा होगा ना इसमें से। क्या खर्चा होगा? बुक का, बुक्स का, कुरियर भेजने का, ये सॉफ्टवेयर वगैरह का इंक्रिप्शन का चार्ज, ये सब कुछ मिला जुला लो तो लेट्स से सिंप्लिसिटी एजम्पशन ले लेते हैं, पर एक एक के ऊपर ही 2,000 का अपना इसमें खर्चा आ गया। क्लियर? तो ये 5,000 के पीछे 2,000 का खर्चा आ गया, बचा कितना? 3,000। अब ये जो 3,000 बचा, यानी ये मेरे जेब में रह जाएगा। इफेक्टिवली सोचो तो ये 3,000 रुपया को हम घर में तिजोरी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत है? मेरा सेविंग्स हो गया ना, जो पैसा कमाए हैं सेविंग्स हो जाएगा। अब गवर्नमेंट बोला तुमको डायरेक्टली तो तिजोरी में रखने नहीं देंगे। बात समझा? ये 3,000 रुपया कोई तिजोरी में नहीं जाएगा। गवर्नमेंट बोलेगा मेरे को इसका एक हिस्सा चाहिए, बचा हुआ पैसा तुम तिजोरी में डाल देना। और जन्मा इससे इनकम टैक्स, जो किस पर लगा? इनकम के ऊपर लगा। 3,000 मेरा इनकम है, उस पर 30% टैक्स। सर जुड़ जुड़ा के एक बार सिंप्लिसिटी ले लेते, 1,000 रुपया इस पे टैक्स चला गया। ठीक? यानी अब मेरे पास बचा कितना? कुछ भी खर्च वर्च करने को बचा कितना? 2,000 रुपया। और ये इनकम टैक्स पे किया जाएगा, पेड ₹1,000 टू गवर्नमेंट। हाँ या ना? 100% क्लैरिटी फुल बात पे। अब गवर्नमेंट खुश है, दोनों तरफ से फंसाना था ना। एक तो पहले जीएसटी लगाया, फिर उसको समझ में आया ये जीएसटी का बर्डन कंज्यूमर को चिप जाता है, तो फिर वो बोला ये जो पैसा कमा रहा है तिजोरी में रखने के लिए 5,000 रुपया माइनस 2,000, 3,000 रुपया,
उस पे हम टैक्स लगा देंगे इनकम टैक्स। इसीलिए जीएसटी को बोलते हैं बिजनेस टैक्स और इनकम टैक्स को बोलते हैं तिजोरी टैक्स। मालूम है ऐसा वर्ड? इन बिजनेस करने पर जीएसटी लगा तो बिजनेस टैक्स, और इनकम का कमा के हम लोग तिजोरी में रखते सेविंग्स तो लगा तिजोरी टैक्स। इन एक्चुअल वर्ड ये तिजोरी टैक्स और बिजनेस टैक्स। समझ आ? डन है। तो पहले आया था, बहुत पहले इनडायरेक्ट टैक्स का ही जन्म हुआ था, बिकॉज उसको अपने बिजनेस टैक्स बोलते हैं, इसलिए नाम पड़ा बाद में इनडायरेक्ट, क्योंकि लगा जरूर मेरे ऊपर है बट वो मेरे ऊपर डायरेक्टली बर्डन आ नहीं रहा है, वो इनडायरेक्टली बर्डन हम शिफ्ट कर दे रहा है। हम नहीं, मेरे को ऐसे पाप वो गुंडा वाला नजर से मत देखो, इतना गुस्सा से देख रहे थे पता नहीं हम क्या पाप किया। सब लोग यही करते हैं, बस एग्जाम्पल अपने ऊपर लिया है। ठीक है, डन है। एक ये फिर धीरे धीरे वो आया इनकम टैक्स जो 1961 में बना था, और बिजनेस टैक्स तो पता नहीं महाराजाओं के टाइम से चले आ रहा था। डन। उस समय इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि कोई बिजनेस इतना पॉपुलर हुआ ही नहीं था, लोग इतना कोई बहुत पैसा कमाते नहीं थे। फिर धीरे 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 ये काम होने लगा। डन है। 100% फुल क्लैरिटी मिला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या होता है प्राइमरीली देखे तो। इसी से तुम लोग कहीं पढ़ाई होगा, बेसिक सा चीज है। इनडायरेक्ट टैक्स का बात करें, लॉ लगा किस पर था? मेरे ऊपर, बट बर्डन किसको पिंच हुआ? कंज्यूमर को। अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, बोलो पैसा कितना पे करना पड़ता तुम लोग को? 5,000 रुपया पे करना होता। यानी लगाया तो जरूर मेरे ऊपर, पर बर्डन पड़ा अल्टीमेट कंज्यूमर पर। इसलिए इसको बोलते हैं इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों अलग अलग लोगों पर है। इंसिडेंस किस पे है, यानी लॉ अप्लाई किस पर हुआ? मेरे ऊपर। पर इंपैक्ट किसको किया? बर्डन किस पे पड़ा? कंज्यूमर पे। डन है बात? सब लिखा है, सब लिखा है, सब लिखेंगे, डोंट वरी। इनकम टैक्स में बोलो लॉ लगा किस पे? मेरे पे, जो इनकम कमा रहा है। कल को जब तुम लोग सैलरी कमाएगा, जॉब करेगा अगर, तो इनकम टैक्स तुम्हारे ऊपर लग गया सैलरी इनकम पर। या कल को बिजनेस करो तो बिजनेस इनकम पीजीबीपी, फिर इनकम टैक्स लग गया। या कैपिटल गेन्स, कोई एसेट बेच दो, उससे भी पैसा कमाओ, उधर भी गवर्नमेंट को चेन्नई कैपिटल गेन्स टैक्स। अलग अलग तरीके से इनकम टैक्स वो जोड़ के लगाते हैं। बात समझ आया? तो वो लॉ लगा किस पे? मेरे ऊपर। उधर अपने सप्लायर रेसिपिएंट बोलते नहीं है, उधर बोलते असेसी। लगा असेसी के ऊपर में, इंपैक्ट किया असेसी को। इधर हम बच नहीं पाया था। 3,000 रुपए थे, मेरे को 1,000 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ा, बचा था 2,000 रुपया, यानी इंपैक्ट भी मेरा ही। कल को अगर इनकम टैक्स नहीं होता तो मेरा 1,000 रुपया बचता ना, हाँ या ना? तो बस सिंपल हिसाब है। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स में बोला जाता है इंपैक्ट एक पर, इंसिडेंट लॉ लगा एक पे, इंसिडेंस इंपैक्ट किया दूसरे को, कंज्यूमर को। बट इनकम टैक्स में बात करते हैं कि लॉ लगा भी असेसी पर और इंपैक्ट भी उसी को, पिंच भी उसी को किया। हाँ, खुशबू पूछ रही है कंज्यूमर बर्डन लिया ही क्यों? ऑप्शन थोड़ी था, ऑप्शन थोड़ी था। ऑप्शन क्या था बताओ? कंज्यूमर क्या बोलेगा इस केस में? जीएसटी पे नहीं करेंगे। जीएसटी पे नहीं करेंगे, चलो ठीक है, हम कुछ कलेक्ट ही नहीं किया तो हम गवर्नमेंट को पे ही क्या करेगा? बात समझ आया? तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर बन गया था कि अल्टीमेटली इसका बर्डन कंज्यूमर पर ही पहुंचेगा। बात समझ आया? बट ये फेयर नहीं है ना सर। हाँ, सच इज लाइफ, क्या करे बताओ? नहीं देखो, ऐसे अल्टीमेटली ये मत समझना फेयर नहीं है, घूम घाम के आ जाएगा। कल को जब तुम लोग भी बिजनेस करेगा तो कोई प्रोडक्ट सेल करेगा तो जो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा वो पास कर दोगे कंज्यूमर को, तो चक्र मतलब घूम घाम के सेम चीज हो जाता है। तो आज पे कर रहा है इसलिए फेयर नहीं है ना सर। कल जब पैसा कम लेके गवर्नमेंट को दे देगा तो बोलेगा नहीं ठीक है फेयर ही है। तो इसलिए वैसा नहीं है कि एक ही पे पिंच हो रहा है, नहीं। यहां हम बिजनेस पर्सन के हिसाब से बोला, तुम लोग को कंज्यूमर बनाया इसलिए इंपैक्ट तुमको। कल को हम, मेरे ऊपर भी तो माने हम भी तो कंज्यूमर बनता ही है। तो जब हम कुछ कंज्यूम करता है
तो मेरे को इंपैक्ट करता है। यानी मतलब आज हम ये काम कर रहे हैं, कभी तो हम भी सीए का ट्यूशन लिया था, तो उस समय मेरे ऊपर भी पिंच हुआ था, तो इसलिए घूम घाम के सेम चीज हो जाता है। डन है। बोलने का मतलब ये लॉ का इंपैक्ट कंज्यूमर के पास जाता है और कुछ नहीं। डन। हाँ, वैट का बात करेंगे, वैट का बात करेंगे। एनी स्पेसिफिक, शौविक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर रूलिंग आउट वैट सिस्टम? डोंट वरी, अभी तो बस शुरू किया, ये रहा, यहां पे सब है, सब बात करेंगे। देखो प्री जीएसटी क्या था, प्री जीएसटी क्या क्या चलता था, क्या प्रॉब्लम्स था वैट में, एक्साइज में, वो सब बात होगा। डोंट वरी, डोंट वरी, पूरा इनडायरेक्ट टैक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। बस एक सीक्वेंस में चलेंगे। डायरेक्टली अगर हम वैट एक्साइज बोलने लगे तो कंफ्यूज। अब एटलीस्ट तुम लोग के मन में क्रिस्टल क्लियर बना कि बिजनेस टैक्स क्या होता है और इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स पता तो अपने को था, पर पैरेलल ड्रॉ किया था कभी ये दोनों में, किस तरीके से दोनों लगता है, दोनों का नेचर क्या है और पर्पस क्या है, क्यों इनकम टैक्स बाद में लगाना पड़ा गवर्नमेंट को, क्योंकि हम बच गया था। बात समझ आया पूरा 100%? चलो डन है। ओके, तो इससे अपने को इतना समझ में आया, जो अपने सिलेबस का 2 टैक्सेशन है, इनकम टैक्स और जीएसटी, वो किस तरीके से लगता है। कोई भी तरीके का डाउट है तो पूछ लो, कुछ भी, कोई भी तरीके का डाउट बोलो। लाइफ इज इजी, बोलो बोलो, नहीं बोलना होगा लाइफ इज इजी। देखो ठीक, परफेक्ट, ओके। अब आ जाओ यहां पे वापस, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये जो भाई 2 टाइप का टैक्स लगा, अब गवर्नमेंट कल को आके बोलते मोदी जी हमको टैक्स चाहिए, दे दो, हम लोग क्यों देंगे भाई? किस हक से तुम ये टैक्स मांग रहे हो? बोलो हम गवर्नमेंट है इसलिए, तो हम थोड़ी मोदी जी को जेब में टैक्स दे रहे हैं, नहीं, वी आर पेइंग इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट गवर्नमेंट को भी तो कोई तो ऑथराइज करे। हमको क्या पता गवर्नमेंट अपने घर के खर्चे के लिए मांग रहा है या कंट्री के खर्चे के लिए मांग रहा है। अरे वो कल को आके बोलेंगे तुम 40 रुपए टैक्स दो या 30 रुपए, 40% या 30% टैक्स दो, हम आज के दिन वो आया तो हफ्ता वसूली वाला बात हो जाएगा। फिर ऐसे लीगली वही काम है, बट थोड़ा गुंडागर्दी वाला बात हो जाता कि एक वीक में आके बोल रहे अभी 30% पे टैक्स दो, अगले वीक में आके बोल रहे 40% पे टैक्स दो, ये फिर वो बहुत ही इरेगुलर चीज हो जाता। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसी आके मांग ले टैक्स और लोग टैक्स पे कर दे, ये नहीं चलेगा। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो किसी को अथॉरिटी देना पड़ेगा, सरकार को भी, कि भाई तुम टैक्स चार्ज कर लो। क्योंकि आज मोदी जी है, कल को मतलब चेंज भी हो जाए तो क्या पता, इलेक्शन आ सकता है, चेंज हो सकते हैं, हो सकता है, तो कल को कोई और गवर्नमेंट आएगा, वो बोलेगा हमको कोई और टैक्स चाहिए, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। कुछ तो पावर होना होगा ना। कोई एक लॉ है जो गवर्नमेंट को बोलता है कि तुम टैक्स चार्ज कर सकते हो। कौन सा लॉ बता सकता है? इंडिया का सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का राइट है। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकता है, और कौन, ठीक है गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, ये थोड़ी लिखा हमको टैक्स पे करना है। ये भी लिखा है कि कंज्यूमर को यानी इंडियन सिटीजन्स को टैक्स पे करने का ड्यूटी है। बचपन में कभी पढ़ा होगा राइट्स एंड ड्यूटीज। तो ये गवर्नमेंट का राइट है कि टैक्स कलेक्ट कर ले, उसका तो फायदा ही है। कंज्यूमर का ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि उसको टैक्स पे करना है। करेक्ट? कोई वॉलंटरी नहीं है, इच्छा मन हुआ तो टैक्स पे करेंगे, मन हुआ तो टैक्स पे करेंगे, कभी नहीं करेंगे। करेक्ट? इसलिए टैक्स को बोला जाता है एक मैंडेटरी बर्डन। टैक्स को बोला जाता है मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन। इसलिए बर्डन है क्योंकि ऑब्वियसली ये पिंच है। यहीं पे मान लो अगर टैक्स नहीं होता तो तुम लोग के लिए भी इजी हो जाता, 5,000 ही पे करना पड़ता, और मेरे लिए भी बहुत इजी हो जाता, इनकम टैक्स का 1,000 रुपया नहीं पे करना पड़ता। पर टैक्स लगा, बर्डन आया, तो ये बर्डन हो गया। ठीक है, मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन। ठीक है, अब क्यों दिया जाता है ये नीचे डायग्राम में दिख जाएगा। अपने शुरू में डिस्कस किया था ना, क्यों गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है? क्योंकि उसका भी बहुत सारा खर्चा है जो उसको मीट करना है।
पहले हॉस्पिटल बनाना है, दूसरा रोड बनाना है, तीसरा सब्सिडी देना है। सब्सिडी माने यही सोशल स्कीम्स और बहुत सारा अलग अलग टाइप का सब्सिडी गवर्नमेंट जो देता है, वो कैसे देगा? हम लोग जैसे लोग से टैक्स कलेक्ट करके। इसमें तुम भी योगदान हो। मैंने अभी देखा था ना, कंज्यूमर भी पे टैक्स जमा करता है, देता है, वो डन है पक्का। तो बस यही है, देख लो जितना भी है ना, ये अपने मार्क करते हुए चलते हैं। टैक्सेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट फॉर इनकरिंग सच पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर। जितना भी वो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, उसका वेलफेयर के नाम पर, रोड बना रहे पब्लिक के लिए, हॉस्पिटल बना रहे पब्लिक के लिए, पैसा होता नहीं है, वो कर पाने के लिए गवर्नमेंट बोलता है हमको टैक्स कलेक्ट करना जरूरी है, वरना कैसे चलाएंगे कंट्री। डन। तो टैक्स को हम लोग क्या पढ़े? मैंडेटरी बर्डन है, और ये क्यों कलेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर मीट कर सके। बस, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मार्क करा दिए। तो ये वॉलंटरी या मैंडेटरी, ऊपर पढ़े मैंडेटरी, वॉलंटरी कभी होगा क्या? नहीं, मैंडेटरी है। कैसे आया मैंडेटरी, कैसे हुआ ये? देखो, इट इज अ कंपल्सरी और एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, माने फोर्स किया गया है हमारे ऊपर, वी डोंट हैव अ चॉइस। कौन फोर्स कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकता है? कर सकता है गवर्नमेंट? नहीं। गवर्नमेंट कर तो सकता है, मैंने जैसे होता है ना मूवीज में, तुम लोग देखता होगा, गुंडा एक होता है बट उनका एक बॉस होता है, तो गवर्नमेंट को गुंडा समझो, ठीक है? वो बस गुंडा है, माने जो बोल दिया गया वो फॉलो करेगा, पर उसको बोल कौन रहा है? अल्टीमेट बॉस कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम लॉ जिसको अपने बोलते हैं। तो इसका अल्टीमेट बॉस कहां है? गवर्नमेंट को भी कैसे अथॉरिटी मिला टैक्स चार्ज करने का? अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। डन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक। इसी को बोला जाता है सुप्रीम लॉ। कुछ है नहीं ऐसे, तो ठीक है। अब जैसे अपने लॉ पढ़े, इनकम टैक्स भी तुम लोग पढ़ाइए, आगे अपने जीएसटी भी पढ़ेंगे। लॉ में बहुत सारा सेक्शंस होता है, मालूम है? वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी ना सेक्शन नहीं, आर्टिकल्स होता है। बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, जो अपना नॉर्मल सेक्शन हुआ। सेक्शन सब सेक्शन क्यों होता है लॉ में? कि ऑब्वियसली पहले जब लॉ नया नया लॉ बनता था, उस समय कोई ऑनलाइन जमाना तो था नहीं कि अपने कंट्रोल एफ मार के सर्च कर ले। आज के दिन कर सकते हैं, पर उस समय ऐसा नहीं था, कंट्रोल एफ मार के सर्च कर लो और मिल जाएगा कहां पे क्या है। तो उस समय ये पता होना बहुत जरूरी होता था कि कहां कौन से पेज में क्या लिखा है। और ना इतना मोटा बुक, एक चीज पढ़ना है, वो बोलेगा छोड़ ऐसे ही कर लेंगे। तो उसको क्लियर पता होना चाहिए कौन से पेज में क्या लिखा है। वो कैसे बताए ये लोग? सेक्शंस के थ्रू। इस सेक्शन में चले जाओ तो ये लिखा है, उस सेक्शन में चले जाओ तो ये लिखा है, करेक्ट? तो एटलीस्ट उसको पता लग जाता है, ठीक है, कौन से पेज में अपने को क्या मिलेगा। वही सेम चीज आर्टिकल बोल दिया, करेक्ट है? जो आज के दिन ऑब्वियसली काम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने को चाहिए तो ऑनलाइन अपने डाउनलोड करेंगे, कंट्रोल एफ मार के सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा सब कुछ। बट ऑब्वियसली ये लॉ बना हुआ है तो वैसे ही चल रहा है। डन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है आर्टिकल्स कितने? 444। यार इनफैक्ट मार्क मत करो, छोड़ो, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इतना समझ लो आर्टिकल्स होते हैं, करेक्ट? यानी टैक्स चार्ज करने का राइट कहीं तो लिखा होगा ना, इन आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल होगा, वो आर्टिकल है 265। ये अपने को ध्यान रखना, एमसीक्यूज आता है इस पर, ये अपने को ध्यान रखना, एमसीक्यूज से पूछता है। आर्टिकल 265 बोला गवर्नमेंट को टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब आप टैक्स लगा सकते हैं बट ऐसे ही नहीं, मन चाहा नहीं, उसके लिए पहले लॉ बनाइए। टैक्स लगाइए बट ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को मनमानी करने नहीं दे सकता, तो गवर्नमेंट को बोला आप टैक्स जरूर लगाइए बट लॉ बना के लगाइए। और लॉ बनने में तुमको भी पता है, खाली एक गवर्नमेंट खुद से लॉ नहीं बना सकता, वो लोकसभा से जाएगा, राज्यसभा से जाएगा, प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा, तब जाके वो लॉ बन सकता है। डन पूरा बात। तो आर्टिकल 265 बोला आप टैक्स लगाइए, मंजूर, बट लॉ बना के लगाइए। तो टैक्स लगेगा बट ओनली बाय लॉ। डन। थोड़ा हिंदी में लिखने से कंफर्ट मिलता है पढ़ते समय कि नहीं इंग्लिश में ही रहने दे? जैसे बोलेगा
एक एक लाइन ऐसे रनिंग में लिखा ना कि लॉ लगाओ बट टैक्स लगाओ बट लॉ बना के, ये लाइन से कुछ कंफर्ट मिलेगा? चल लिख ही लो, इतना सोचते ही रह जाएगा वरना। टैक्स लगाओ बट ओनली थ्रू, बट ऐसे लिखो, बट लॉ बना के, ठीक है? लॉ बनाओ, टैक्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डन 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 यहां तक, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया लॉ बनाओ, ओके। अब भाई इंडिया में कोई एक गवर्नमेंट थोड़ी है, कितने गवर्नमेंट है? पता होगा, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, फेडरल स्ट्रक्चर, यानी 3 टियर में फॉलो होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अपना अभी मोदी जी वाला गवर्नमेंट, नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट अपना अपना, और तीसरा आ जाता है लोकल गवर्नमेंट, जिसको अपने म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट। तो वो हायरार्की के हिसाब से डिवाइड कर दिया। जैसे कोई भी कंपनी में देखो, एक होता है सीईओ, उसके बाद कुछ और हायर मैनेजमेंट आ जाता है, फिर लोअर मैनेजमेंट आ जाता है, ये सब टाइप का होता है। बस वही यहां पर भी है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। बट लोकल गवर्नमेंट नॉर्मली कोई लॉ बनाता नहीं है। तो लॉ कैसे बनता है? 3 तरीके से। तो आर्टिकल, और भी इसमें आर्टिकल्स हैं। 265 क्या बोला था? लॉ बनाओ, टैक्स लगाओ। रिपीट करते हो चलो। 265 क्या बोला? लॉ बनाओ, टैक्स लगाओ। डन। नेक्स्ट, अब कौन क्या लॉ बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा लॉ बनाए, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा लॉ बनाए, ये नहीं लिखा। ये भी तो बोलना होगा। कल को इनकम टैक्स बोल दे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले हम इनकम टैक्स बनाएंगे, स्टेट बोले नहीं हम बनाएंगे। अब बोलो क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना लिख दिया लॉ बनाओ, क्या लॉ बनाए, कौन लॉ बनाए, ये भी तो लिखना होगा। ये लिखा नेक्स्ट में, आर्टिकल 245, ये ध्यान नहीं रखना, इसको मत मार्क करो, ठीक है? 245 और 246। 245 बोला, देखो क्या, एक बार बस लाइन पढ़ लो। एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, यानी पार्लियामेंट यानी सेंटर, लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट्स यानी स्टेट। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसका एक्सटेंट क्या होगा? पूरा इंडिया। एक्सटेंट का बात कर रहा है। स्टेट जो लॉ बनाएगा उसका एक्सटेंट क्या होगा? सिर्फ वो स्टेट जिसमें, मतलब उसका स्टेट बॉर्डर। वेस्ट बंगाल का लॉ क्या महाराष्ट्र पे लग सकता है? नहीं। महाराष्ट्र में, अपने सपोज वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र में कोई लॉ बना है, हम लोग वो फॉलो करेंगे? नहीं, हम लोग वेस्ट बंगाल का लॉ फॉलो करेंगे। करेक्ट है बात? पक्का? डन? ओके। ये अपने को उतना जानना नहीं है, बेसिक है। 246 जानना है। 246 क्या बोला? 246 को मार्क करो। 246 क्या बोला? सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज। बोलने का मतलब पार्लियामेंट कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा और स्टेट कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा। यानी यहां बंटवारा कर दिया। ऊपर बोला लॉ बनाओ, यहां बंटवारा कर दिया, कौन से में तुम लॉ बनाओ, कौन से में तुम लॉ बनाओ। सेंटर को बोला कुछ सब्जेक्ट है जिसपे आप लॉ बनाइए, स्टेट को बोला कुछ सब्जेक्ट है जिसपे आप लॉ बनाइए, बात खत्म। डन? तो यहां क्या बोला? सब्जेक्ट मैटर जो पार्लियामेंट और स्टेट्स जिस पर लॉ बना सकते हैं। डन है यहां तक? पक्का? और ये सब्जेक्ट को इतना में आर्टिकल में बस इतना लिख दिया, और फिर बोला शेड्यूल 7। उसी आर्टिकल में शेड्यूल 7 बनाया। क्या बनाया शेड्यूल 7 में? देखो 3 लिस्ट। एक को बोले यूनियन लिस्ट, मतलब यूनियन माने सेंटर, पार्लियामेंट, यूनियन लिस्ट। दूसरे को बोला स्टेट लिस्ट। पहले 2 ही लिस्ट देखो। तो यूनियन लिस्ट क्या था? जिसपे लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसपे लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया, जिसपे लॉ बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। अब जब ये बंटवारा हुआ तो क्या यहां दखल अंदाजी चलेगा? सेंटर के लॉ में स्टेट उंगली कर सकता है और स्टेट के लॉ में सेंटर उंगली कर सकता है? नहीं। ये दोनों का अलग अलग हिस्सा है। तो अपने घर में होता है ना, अगर अपने को कुछ पूछना है, बाहर जाने का परमिशन, पापा से कुछ चीज पापा से पूछना होता है। सर मैक्सिमम मनी मैटर्स, पॉकेट मनी वगैरह पता है पापा से मिलेगा, मम्मी को बोल के कुछ नहीं होगा। पहले ऐसा होता था, पता है पापा से मिलेगा। और डांट खाने से अगर बचना है, शायद मम्मी से।
करेक्ट। ये दोनों का अलग अलग काम का बंटवारा होता है, बट कुछ चीज फिर भी हो जाता है जहां लोग दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। पापा से पूछो मम्मी के पास जाओ, मम्मी तो पापा के पास जाओ, ऐसा होता है। तो वही चीज एक आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ ऐसा भी मैटर हो जाता है जहां स्टेट का भी ओपिनियन लगता है और सेंटर का भी ओपिनियन लगता है। बहुत कम है पर है, जैसे फॉरेस्ट लॉज। फॉरेस्ट लॉज, आपको एक फॉरेस्ट का बात करो तो ऐसा थोड़ी है फॉरेस्ट भी बोलेगा अगर पेड़ को उगना है, ठीक है ये स्टेट खत्म यहीं तक उगेंगे, इसके आगे नहीं उगेंगे। अरे वो तो जंगल है तो क्रॉस कर ही सकता है ना स्टेट। अब एक बड़ा सारा जंगल सपोज करो, सपोज ये जंगल है, ठीक, बीच में स्टेट बॉर्डर आ गया। अब बोलो क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा यहां तक मेरा और ये वाला तुम्हारा, ऐसे थोड़ी बोलेगा। इन्हें सपोज करो एक टाइगर स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, अब वो बोलेगा अब ये मेरी टेरिटरी में, वो तुम्हारी टेरिटरी, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो बोले ठीक है तुम लोग भी लॉ बनाओ, बट इनको देखने के लिए सेंटर भी ऊपर आ गया। बात समझ में आया क्यों दोनों का इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट लॉज में? क्लियर है? क्योंकि स्टेट अपना मनमानी नहीं कर सकता इन सब चीजों पर। डन है? पक्का? बट सोच के देखना, कॉन्करेंट लिस्ट है यानी दोनों जन लॉ बना रहे हैं। अब दोनों जन में पापा बोले मम्मी से पूछो, मम्मी बोले पापा से पूछो, हम लोग दोनों में लड़ाई नहीं करवा देते? डिसाइड कर लो किससे पूछना, फिर पूछ लेंगे, हाँ या ना? तो इधर भी तो एक पॉइंट में लॉ कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। स्टेट बोल रहा है कुछ और होगा, सेंटर बोल रहा है कुछ और होगा। सपोज फॉरेस्ट में पेड़ काट रहे हैं, स्टेट बोला 5,000 रुपया जुर्माना, फाइन, सेंटर बोलता जेल और 10,000 पेनल्टी। तो बोलो किसका बात माने? हम अपने ऊपर ऑप्शन दे दिया तो स्टेट का ही मानेंगे। तुम लोग बोलो किसका मानना चाहिए? लॉजिक, लॉजिक, अरे लॉ क्या बोलता है वो छोड़ो ना, लॉजिक लगाओ। स्टेट का माने या सेंटर का माने? सोचो। स्टेट का अगर माने इधर तो लेफ्ट साइड, राइट साइड का फॉरेस्ट में देखो तो वहां उधर, लेफ्ट में देखो तो इस स्टेट में। माने सपोज पेड़ काटना है, राइट स्टेट बोलता है 5,000 पेनल्टी, लेफ्ट स्टेट बोलता है 20,000 पेनल्टी। हम बोले चल राइट वाले में जाके पेड़ काट लेते हैं, कम पेनल्टी लगेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये वाला जब किचकिच हो जाता ना, सेंटर कुछ बोल रहा है स्टेट कुछ बोल रहा है, हम लोग बोलेंगे हमेशा सेंटर का बात मानो, हायर अथॉरिटी है ना वो, तो उसका बात प्रिवेल कर जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। क्लियर है? डन है यहां तक? यहां पे अपने अभी क्या देखे, पहले आर्टिकल 265 बोला गवर्नमेंट को कि तुम लॉ लगा लो, सॉरी टैक्स लगाओ लॉ बना के। बट कौन क्या लॉ बनाए ये कौन बोला? 246 बोला कौन क्या लॉ बनाए। लिस्ट 1, 2, 3। लिस्ट 1 में है अपना यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट। और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कॉन्करेंट माने दोनों, स्टेट एंड सेंटर बोथ। देखो लिखा है वेयर बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विल हैव अथॉरिटी टू मेक लॉज। डन? पक्का? फुल क्लैरिटी यहां तक? ओके। ये लिस्ट में अपने को कुछ ऐसे डिटेल में याद नहीं रखना है, अपने वो सारा चीज मतलब वो सब हम याद करा देगा जिससे क्वेश्चन पॉसिबल है, और जिससे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है वो एक बार समझेंगे आगे बढ़ेंगे। जैसे लिस्ट 1 में क्या क्या दिया है अपने यहां पे पूरा डिटेल में लिस्ट दे दिया, कौन सा चीज पे सेंटर लॉ बना सकता है। इसमें से ध्यान क्या रखना है, एंट्री नंबर 82 जो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो बोलता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है लॉ बनाने का, करेक्ट? इसलिए हम लोग बोलते हैं ना इनकम टैक्स इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, अथॉरिटी है, वो इनकम टैक्स पर लॉ बनाए और लॉ लगाए और चार्ज करे इनकम टैक्स। क्लियर है? यानी जब हम इनकम टैक्स मेरे को पे करना है तो किसको पे किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा होगा, सिंपल बात। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना। डन? अगर कस्टम्स का बात करें, कस्टम मैंने वैसे तो जानता ना इंपोर्ट, अगर हम लोग चाइना से गुड्स मंगाए तो इंपोर्ट, चाइना गुड्स भेजना है तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये बोलो किसको लॉ लगाना चाहिए, सेंटर या स्टेट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग क्या बोलते हैं, चाइना से इंडिया इंपोर्ट हुआ या चाइना से वेस्ट बंगाल इंपोर्ट हुआ? इंडिया बोलते हैं। तो किसका लॉ लगना चाहिए, इंडिया का लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ,
करेक्ट। सेंटर का लॉ होना चाहिए, सेंटर का ही लॉ दिया है, देख लो एंट्री नंबर 83 नीचे। 82 बोला इनकम टैक्स, 83 बोला कस्टम्स। ये दोनों अपने को भी पता है कौन लॉ बनाता है, सेंटर। ठीक है, डन यहां तक, ओके। अब देखो स्टेट का अपने को ऐसे कुछ जानने का नहीं होता है, अपना जो सिलेबस में बस वही जानेंगे। इनकम टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना देता है, बट क्या तुम लोग को इतना पता है एग्रीकल्चरल इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा नहीं जाता है। इसलिए इनकम टैक्स इंडिया में, इनकम टैक्स लॉज में एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं चार्ज करता। कौन चार्ज करता है? स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है। इसलिए इनकम टैक्स से उसको एग्जेम्प्ट करते हैं, हटाओ, और किसको दिया जाएगा? वो स्टेट को। बगल में देखो, मार्क को नहीं करना, बस देख लो एक बार। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, ये वाला टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम स्टेट के अथॉरिटी में है। क्लियर है? परफेक्ट। नीचे हम अब तुम लोग को बताते हैं थोड़ा सा जो अपना एग्जिस्टिंग लॉ था ना, प्री जीएसटी, क्या क्या लॉस था, बस इधर एक बार समराइज करवा देता है। बिफोर 2017 यानी प्री जीएसटी क्या क्या लॉस था? अपने नॉर्मली जीएसटी किस पे लगेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले भी लॉ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होने चाहिए, हाँ या ना? तो अपने इसको डिवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में। अगर ये देखे ना, पूरे सर्विस में एक ही लॉ था, सर्विस टैक्स बोलते थे इसको, कभी सुना है? सर्विस टैक्स एक ही लॉ था पूरे इंडिया के लिए, वो लगाता था अपना, इसमें था सर्विस टैक्स जो लगाता सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आता। ऊपर देख लो, ये रहा टैक्स ऑन सर्विसेज। इतना एंट्री नहीं चाहिए अपने को, बस पॉइंट आउट करा रहा है। टैक्स ऑन सर्विसेज स्टेट के हित में, सॉरी सेंटर के लिस्ट में है। कौन लॉ बनाएगा? सेंटर। वो बनाएगा, अपने फॉलो करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट, गुड्स का अगर बात करें, गुड्स को ना पहले अपने क्या करते हैं, रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल क्या डायरेक्ट बेच देंगे या पहले मैन्युफैक्चरिंग होगा? पहले तो मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो सबसे पहले इसमें अपने बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, करेक्ट। और उसके बाद एक बार जब गुड्स बन जाए तब क्या करेंगे? उसको सेल होगा, तब अपने उसको बेचेंगे या सेल करेंगे, सेल होगा। मैन्युफैक्चरिंग में एक्साइज लगता था, कभी सुना है एक्साइज ड्यूटी? मैन्युफैक्चरिंग में एक्साइज ड्यूटी लगता था, करेक्ट। ये एक्साइज ड्यूटी मेजरली, अब सोच के देखना, तुमको क्या लगता है लॉजिक से? सर्विस टैक्स हम लोग सेंटर को दे दिए, तो एक्साइज ड्यूटी भी अगर पूरा सेंटर को दे दे, सही होगा क्या? इनकम टैक्स भी सेंटर, स्टेट क्या करेगा फिर? खर्चा तो स्टेट का भी है। तो एक्साइज ड्यूटी में ना बहुत बढ़िया तरीके से बंटवारा हुआ। काफी गुड्स, मैक्सिमम गुड्स इनफैक्ट सेंटर को ही मिला, सेंटर को मिला, ये सीजी को गया। बट दो ऐसा गुड्स है जिसपे बहुत बड़ा एक्साइज ड्यूटी का रेवेन्यू होता है और वो सेंटर को, स्टेट को गया। कौन सा दो गुड्स पता है? अल्कोहल, ये तो बहुत अच्छे से पता है, अल्कोहल। और दूसरा नहीं, नारकोटिक्स, ड्रग्स, यानी दारू और ड्रग्स पे स्टेट को रेवेन्यू मिला। इसलिए तुम लोग देखिएगा केरला ड्राई स्टेट है, गुजरात ड्राई स्टेट है, क्योंकि वो सेंटर लॉ है ही नहीं, वो स्टेट लॉ है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक्साइज ड्यूटी कितना बढ़ा सकता है?
स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक्साइज ड्यूटी 0 भी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अल्कोहल को बैन भी कर सकता है। नहीं चाहिए उसको एक्साइज, वो सेल बैन कर दिया, उसका क्या दिक्कत है, मैन्युफैक्चरिंग बैन कर दिया वहां पे। करेक्ट है बात, पक्का। दो ऐसा गुड्स, दारू एंड ड्रग्स, जिसपे कौन लॉ बना रहा है, एसजी, स्टेट गवर्नमेंट। अपने ट्राई करेंगे ना जितना छोटा समराइज नोट्स बुक में ही बना ले, ताकि बार बार बहुत अलग अलग जगह रेफर ना करना पड़े। हाँ, जो अपना कोई एग्जाम्पल होगा या कोई डायग्राम वायग्राम बनाना होगा उसके लिए नोटबुक पे जाएंगे। डन है, पक्का। एक्साइज ड्यूटी भी क्लियर। सेंटर मैक्सिमम लॉस बनाता है और मैक्सिमम चीज पे उसी को, बट जो तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा ना वो स्टेट को दे दिया। बट चल ठीक है, दारू बेचने पे तुम्हारा टैक्स तुम लगा लो, तुम ही कलेक्ट कर लो, दारू बनाने पे, यहां मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहे हैं। और ड्रग्स वो तुम्हारे हिस्से में, उस पे भी तुम ही टैक्स लगा लो। जिस स्टेट में बैन करना करो, जिस स्टेट में नहीं करना करो, तुम लोग के ऊपर है। डन, परफेक्ट। अब सेल में क्या हुआ फिर, सेल ऑफ गुड्स, लॉजिक से बताना कि इसका टैक्स किसको जाना चाहिए, सेंटर को या स्टेट को। खाली इतना देखो कि किसको कितना रेवेन्यू ऑलरेडी हम लोग दे चुके। इनकम टैक्स किसको दिए, सेंट्रल को एग्रीकल्चरल इनकम दे दी, स्टेट को बंटवारा कर दिए कहीं ना कहीं। एक्साइज में देखो, सेंटर को दो मेन गुड, स्टेट को। करेक्ट। इसलिए तुम लोग नोटिस किया कुछ स्टेट्स में ड्रग्स ज्यादा चलता है, कुछ स्टेट्स में कम चलता है, तो स्टेट का ऑप्शन है। सर्विस टैक्स किसको दे दिए, सेंटर को। यानी कोई भी एक लॉ है जो स्टेट को पूरा दिए, बोलो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस तो दोनों ही है ना, ऐसे थोड़े सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को बस ऐसे ही बना दिए, चल ठीक है तुम भी बनी जा। तो हम लोग सेंटर को, स्टेट को दिए सेल ऑफ गुड्स का लॉ। सेल जो स्टेट में होगा, जो स्टेट में सेल होगा वो स्टेट ही पैसा रख ले। करेक्ट। तो यानी पहले अपने इसको बोलते थे वैट या सीएसटी, अगर नाम सुना होगा, सुना है कभी, वैट या सीएसटी, ये दोनों चले जाता था स्टेट गवर्नमेंट को। जो अपना वैट है वो सेम स्टेट के सेल पे लगता था, एक ही स्टेट में गुड्स, सेलर भी एक स्टेट, कंज्यूमर भी एक ही स्टेट, तो वैट लगता। सीएसटी लगता जब इंटर स्टेट हो जाता, यानी सेलर एक स्टेट का, कंज्यूमर दूसरे स्टेट का, तब सीएसटी लगता। पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, दोनों ही एसजी के पास जाएगा, दोनों रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है कोई भी, बस अपने को एक आइडिया होना चाहिए कि इसके पहले क्या था। इसके पहले क्या था, एक्साइज था, मेन गुड्स पे सेंट्रल को मिलता, दो गुड पर स्टेट को मिलता, दारू और ड्रग्स। इसके पहले वैट था और सीएसटी था, जो सेल ऑफ गुड्स पर लगता वो किसको मिलता, स्टेट को मिलता। और इसके पहले सर्विस टैक्स था, जो सर्विस के ऊपर लगता और वो किसको मिलता, सेंटर को। यानी पिक्चर अगर ड्रॉ हो पाया तो देखो, इनकम टैक्स का बात करें तो स्टेट सेंटर, एग्रीकल्चरल इनकम स्टेट, कस्टम्स का बात करें तो सेंटर। फिर एक्साइज का, गुड्स का बात करो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, एक्साइज, सेंटर, दो गुड, कौन सा दो गुड, अल्कोहल याद नहीं रहेगा, दारू ड्रग्स, दारू ड्रग्स। देखो जितना सिंपल करेगा उतना याद रहेगा। अल्टीमेटली कोई तुमको ये नहीं बोलेगा ना, क्वेश्चन ये पूछेगा इसका टैक्सेबिलिटी बताओ, ठीक है, दारू से अपना अल्कोहल कन्वर्ट तो कर ही देंगे, इतना तो पता ही है। बताता हम, शौविक ये वाला डाउट 2 मिनट में लेता है, ठीक है। दारू ड्रग्स, सेल ऑफ गुड्स का बात करें, वैट या सीएसटी लगता, कौन लेता, स्टेट गवर्नमेंट लेता। सर्विस का अगर बात करें, सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगाते हैं। यानी जो ये अभी जो बताया था 5,000 पे 900 रुपया, ये वाले को तुम क्या बोलेगा, सर्विस या गुड्स, सर्विस। मेन चीज तो सर्विस है, चलो गुड एक कंपोनेंट है छोटा सा, पर मेन चीज क्या है,
सर्विस है। तो जब जीएसटी नहीं था तो क्या लगता? सर्विस टैक्स लगता। हम लोग किसको देते? सेंट्रल गवर्नमेंट को देते। बात क्लियर? इतना तक ये अपना पहले जीएसटी के पहले का पिक्चर था। ओके, डन है। और कॉन्करेंट तो ये देख लो अपना लिस्ट, हम देखो नीचे समराइज करवा दिया। लिस्ट से कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। देख लो, इनकम टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सेंट्रल लिस्ट में क्यों लिखा है हम वो भी बता देता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स थोड़ा यूनिक टाइप का लॉ था। लॉ बनाया सेंटर था जरूर था, पर उसमें जो टैक्स कलेक्शन का राइट था ना वो स्टेट को दे दिया था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बोले हर चीज पे तो लॉ तुम ही बना रहे हो, हम क्या करें फिर। तो सेंट्रल बोला चल ठीक है, सीएसटी लॉ हम बना देते हैं बट पैसा तुम रख लेना, ठीक है। इसलिए उसको डाला यूनियन लिस्ट में, बट अल्टीमेटली पैसा स्टेट को ही मिलता था। अपने लिए उत्तर रेलिवेंट नहीं, हम बस इसलिए ब्रीफ में नीचे बता दिया। और एक्साइज का अगर देखो तो यहां देखो सेंट्रल में मार्क नहीं कर रहा है, हम मार्क करके बस दिखा दे रहे हैं। ड्यूटी ऑफ एक्साइज कौन लाएगा? सेंटर, हर एक गुड्स पे एक्सेप्ट 2 गुड्स। बोलो, अरे अभी तो पढ़े। दारू और, बोलने में क्या शर्म, थोड़ी कंज्यूम करने कोई बोल रहा है, दारू और ड्रग्स, ठीक है। और यही चीज देख लो, इनको राइट दे दिया स्टेट को एक्साइज लगाने का। स्टेट और किसी पे एक्साइज नहीं लगा सकता, सिर्फ 2 गुड्स पर लगा सकता है, दारू और ड्रग्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। और बाकी वेल्थ टैक्स और ये सब उतना रेलेवेंट है नहीं। हाँ, स्टेट के लिए एक और चीज आ जाता है, प्रोफेशनल टैक्स। हालांकि ये गुड्स और सर्विसेज पैस सच नहीं होता है, ये थोड़ा म्यूनिसिपल टैक्स सॉर्ट ऑफ चीज होता है, वो अपने बाद में देखेंगे, वो बाद में उसका एक नोट लिखा देगा, वो उतना अपने सिलेबस के लिए रिलेवेंट नहीं है। डन है यहां तक पिक्चर? ओके। 2 चीज हम बताता, फॉरेस्ट और एक और एजुकेशन। एजुकेशन पे स्टेट गवर्नमेंट का लॉ चलता है, इसलिए तुम लोग देखा होगा स्टेट बोर्ड सब अलग अलग है, हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है। वेस्ट बंगाल का स्टेट बोर्ड है, झारखंड का स्टेट बोर्ड है, बिहार का स्टेट बोर्ड है, सबका अपना स्टेट बोर्ड, वो स्टेट गवर्नमेंट का है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें लॉ बना हुआ है। सीबीएसई पूरे इंडिया में सीबीएसई सेम है, आईसीएसई पूरे इंडिया में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर से चल रहा है, माने उसका उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो इन्हें एजुकेशन में दोनों लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ आया? अब अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, यहां पे दोनों लॉ है, सेंटर भी है स्टेट भी है, लड़ाई हो जाए तो किसका पावर चलेगा? सेंट्रल का। ये कौन बोला? सपोज हम सेंटर, तुम स्टेट, एग्जाम्पल, और हम एक लॉ बना रहे हो, तुम लोग एक लॉ बना रहे हो। कोई ऐसे हाथापाई वाला झमेला नहीं होता है, लॉ में झमेला होता है कि हम कुछ बोल रहे हो, तुम कुछ बोल रहे हो, तो अभी क्लैश ऑफ ओपिनियन हो गया, ठीक है। तो दोनों जन फिर कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट क्या करे? अगर सेंटर के फेवर में दे तो कोर्ट को दिक्कत, स्टेट के फेवर में दे तो और भी बड़ा दिक्कत। तो कोर्ट क्या किया? कोर्ट बोला ये मेरे बियॉन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बता दिया कि किसका ओपिनियन मायने रखेगा। तो इसलिए एक और चीज बता दे रहा है, आर्टिकल 254, ये सब बस जान के रखना है। 254 क्या बोलता है? इन केस ऑफ क्लैश और कंफ्यूजन, सुप्रीमेसी ऑफ, किसका? सुप्रीमेसी किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। बोलो, डन है? 100% यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक हम समराइज करें, काफी कुछ नंबर देख लिए, कुछ नहीं, यहां तक समराइज करें, अपने लास्ट में ना एक समरी बना लेंगे इसका पूरे का, ये जितना भी अपने पढ़े। आर्टिकल 265 से चालू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बोला कि तुम लोग लॉ बना लो और टैक्स चार्ज कर लो, 265। फिर आया 246, वो क्या बोला? वो बंटवारा किया,
कि सेंटर किस पे लॉ बनाए, स्टेट किस पे लॉ बनाए, और किस पे दोनों का लॉ चलेगा, कुछ सेंटर का, कुछ स्टेट का, कुछ कॉन्करेंट। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 शेड्यूल 7 दिया था, शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 तीनों लिस्ट दे दिया। कॉन्करेंट लिस्ट में जितना भी है, देखो सेंटर, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट तो क्लियर है, जो जैसा लॉ बनाया है वो वैसा ही रखेगा। कॉन्करेंट लिस्ट में झमेला है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन वो भी क्लियर कर दिया, आर्टिकल 254 बोला अगर तुम लोग के बीच में लड़ाई है सीजी का बात माना जाएगा। डन है, पक्का पक्का यहां तक फुल क्लैरिटी, ओके बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन है, शौविक पूछ रहा है, इवन टुडे देर आर सम कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स दैट डिक्लेयर एंड लेवी सर्विस टैक्स, स्टिल इट गोज टू द सीजी। जो भी ऐसा रेस्टोरेंट और कैफे कर रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि सर्विस टैक्स अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो पूरा का पूरा सर्विस टैक्स जीएसटी में आ चुका है। तो जो भी रेस्टोरेंट या कैफे कर रहा है ना वो गलत कर रहा है। हम लोग देखेंगे अभी भी कौन सा लॉ एग्जिस्ट करता है, कौन सा जीएसटी में आ चुका है कंप्लीटली, और किसमें क्या एक्सेप्शन के साथ आया है, सब देखेंगे, अभी देखेंगे। बोलो ये वाला डाउट क्लियर हो गया? यहां तक डन, पक्का, ओके। और अपने ये तो डिस्कस किए कि जो टैक्स है अपना वो दो टाइप का टैक्स है। कौन सा दो टाइप का टैक्स है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अपने आज ये दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास फिर अपने चले जाएंगे कि एग्जिस्टिंग लॉ में क्या गड़बड़ था, वो क्यों हटा, क्यों जीएसटी आया और कैसे जीएसटी आया। एक फीलर दे देता है। यहां पे जो हम लोग तीन लिस्ट का डिस्कशन किए, एक यूनियन, एक स्टेट और एक कॉन्करेंट, पर सोच के देखना, यूनियन लिस्ट माने पूरा पूरा सेंटर का राइट, स्टेट लिस्ट माने पूरा पूरा स्टेट का राइट, कॉन्करेंट लिस्ट यानी दोनों का राइट। तो जीएसटी में दोनों है या एक ही है? जो जीएसटी लॉ बना हुआ है उसमें अपने हम तो एक ही जीएसटी चार्ज किया, क्या उसमें दोनों इंक्लूडेड है या कोई एक का ही है? दोनों का ही है। अब जब दोनों का है तो क्या वो स्टेट लिस्ट में आ सकता है? क्या वो सेंटर लिस्ट में जा सकता है? यूनियन लिस्ट में? जीएसटी खाली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए गलत, खाली स्टेट गवर्नमेंट बनाए वो भी गलत, तो कहां जाएगा? कॉन्करेंट लिस्ट। इतना तो क्लियर है। अच्छा मान लो झमेला हो जाए दोनों में, सेंटर बोल दे कुछ, स्टेट बोल दे कुछ, तब किसका बात माना गया? सेंटर का। तो यानी स्टेट का कुछ भी इसमें सुनवाई बचेगा, कोई भी से बचेगा नहीं बचेगा। तो स्टेट जाना चाहेगा, स्टेट जाना चाहेगा जीएसटी में? नहीं। और इसीलिए इतना टाइम तक जीएसटी टल रहा था, जो अल्टीमेटली 2017 में आया। थोड़ी 2017 में बनना चालू हुआ था, बनना तो 2000 में चालू हो गया था। इतना टाइम इसको लगा आने में क्योंकि स्टेट अड़ा हुआ था। आप हर तरीके से तो खुद का फायदा देख लिया, स्टेट सेंटर बना नहीं सकता, स्टेट बना नहीं सकता। अब कॉन्करेंट लिस्ट में बना दे तो कल को कोई भी झमेला हो जाए, तुम अपना बात रख दोगे, फिर हम लोग का क्या होगा? करेक्ट। तो तुम अब स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से सोचो, डर लगेगा? कंफर्ट आएगा? नहीं आएगा। आज के दिन जो उसको एटलीस्ट वैट तो मिल रहा है, सीएसटी मिल रहा है, एक्साइज ड्यूटी तो मिल रहा है 2 गुट पर, कल को वो भी तुम छीन ले तब हम क्या करेंगे? डन है, एकदम क्लियर है। तो फिर इतना जल्दी से जीएसटी आया नहीं था, कुछ कुछ बदलाव करना पड़ा था। फीलर आया थोड़ा सा, वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास डिस्कस, थोड़ा रख के रखो उसको मन में। पहले खत्म कर लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई भी तरीके का डाउट, कोई क्वेश्चन, लाइफ इज इजी, पक्का। अब करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। आ जाओ फटाफट से। देखो, दो चीज अपने कर चुके हैं, दो चीज का डिस्कशन अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला ये ऊपर वाला पॉइंट, मीनिंग देखो, इतना ऐसे कोई डिफरेंस को ना, कोई भी चीज टैक्स लॉज में बेस्ट पार्ट ये रट्टा नहीं मारना। एक टिपिकल थ्योरी सब्जेक्ट का होता ना, पूरा रटते हुए चलो लर्न करते चलो, वो नहीं, एकदम कॉन्सेप्चुअल, खुद ही तुम लोग मीनिंग बता देगा। इनकम टैक्स बोलो किस पर लगता है?
असेसी पर किस चीज पे? इनकम पे। इनकम कमाएगा तब देगा ना, इनकम कमाई नहीं तो भी देगा क्या? नहीं देगा। करेक्ट। तो किस पर लगा ये? लेविड ऑन पर्सन्स इनकम। इनकम पर लगा इनकम टैक्स, सिंपल मीनिंग है। बोलो इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगेगा? गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर लग रहा है। हम लोग यहां क्या कर रहे हैं? कब लगा जीएसटी? जब तुम लोग आया पढ़ने, जब पढ़ने के लिए पैसा दिया तब लगेगा ना। मान लो ये ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, फिर भी क्या जीएसटी लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो जीएसटी कब होगा? जब कंजम्पशन होगा तभी होगा, यानी जब बिजनेस होगा। कंजम्पशन होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। इसलिए यहां पे बगल में लिख लो, इनकम टैक्स को बोलते हैं तिजोरी टैक्स, जो हम बोला था, और जीएसटी को या इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं बिजनेस टैक्स। डन? या इसको कंजम्पशन टैक्स भी बोलते हैं, ये भी लिख लो, कंजम्पशन टैक्स। ओके। चलो अब यहां पे देखो, सपोज मोदी जी लॉ बनाते हैं जीएसटी, ठीक, मतलब जस्ट सपोज, ऐसा है नहीं। हाँ, तो जीएसटी लॉ बनाए, ये लॉ लगेगा किस पे? अप्लाई किस पे हुआ? अपने डिस्कस किए थे, अप्लाई किस पे हुआ? मेरे ऊपर, सप्लायर के ऊपर, यानी बोलते हैं इंसिडेंस किस पे? सप्लायर पे, यानी लेवी हुआ सप्लायर पर, लगा सप्लायर पर। करेक्ट। बट इसका इंपैक्ट किस पे पहुंचा? इंपैक्ट किस पे पहुंचा? कंज्यूमर पे। तो क्या दोनों सेम लोग हैं, अलग अलग लोग हैं? अलग अलग लोग हैं। इंपैक्ट एक, इंसिडेंस एक। बट वही अगर इधर इनकम टैक्स का बात करें तो वो किस पे लगेगा? अप्लाई किस पे करेगा? जो इंसान पैसा कमा रहा है, यानी असेसी, अप्लाई भी इस पे किया, यानी इंसिडेंस बोल सकते हैं इस पे रहा, हाँ या ना? रहा। अब बोलो इंपैक्ट किसका? कैसा हम इनकम टैक्स वसूलेगा किसी और से और देगा गवर्नमेंट को? पॉसिबल नहीं है। तो इंपैक्ट किसका? इंपैक्ट भी मेरा। अप्लाई भी मेरे ऊपर हुआ, इंपैक्ट भी मेरा ही होगा। बोलो डन है? परफेक्ट, 100%। आगे चले। ओके। तो ये इससे आया सेकंड पॉइंट, एकदम बेसिक, जो अपने ऊपर मार्क कर लिए। इनका डायरेक्ट टैक्स जो है वो सेम ही इंसान पे लगेगा, उसका इंपैक्ट, उसका इंसिडेंस, उसका बर्डन। हेडिंग देखो, इंसिडेंस, इंपैक्ट और बर्डन। इंपैक्ट और बर्डन सेम चीज होता है। इंसिडेंस क्या होता है? उसको हिंदी में लिख लो, लॉ लगेगा किस पे? ठीक है, लॉ लगेगा किस पे? इनकम टैक्स में असेसी पर, और वो सेम वही इंसान पैसा भी देगा, बर्डन भी वही इंसान बेयर करेगा। डन है? इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? सेम इंसान या अलग अलग? खुद बोलो। अलग अलग। लग रहा मेरे ऊपर है पर इसका बर्डन कंज्यूमर बेयर कर रहा है। अलग अलग, इट फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन्स। 100% क्लियर? कोई भी तरीके का डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, लाइफ इज इजी? आगे चले। परफेक्ट। एग्जाम्पल अपने को पता ही है, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। इनकम टैक्स पहले होता था वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स अब चलता नहीं है। वेल्थ टैक्स माने इनकम टैक्स से इसको चैन नहीं मिला था। इनकम टैक्स माने कमाए और उस पर टैक्स ले लिया। वेल्थ माने जो मेरा वेल्थ अक्यूमुलेट हो रहा है, जो पहले से वेल्थ अक्यूमुलेट करते हुए आ रहे हैं, वो उस पर भी हर साल टैक्स लगाते थे। ईयर के एंड पे जितना तुम्हारा वेल्थ हुआ, नेटवर्थ बोलते हैं ना, नेटवर्थ, जितना नेटवर्थ है उसका एक छोटा हिस्सा मेरे को फिर टैक्स में चाहिए। पर वो गलत हो रहा था, इसलिए उसको हटाया गया। किस बेसिस पे तुम वेल्थ टैक्स चार्ज कर रहे हो? हालांकि बहुत कंट्रीज में होता है, बट होता क्या है, वेल्थ टैक्स जब तुम चार्ज कर रहे हो तो तुमको इनकम टैक्स कम करना पड़ेगा।
माने इनकम टैक्स भी 30%, फिर वेल्थ टैक्स, वो गलत हो जाता है। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट क्या बोला यार, ये सब करके अब देखिए गवर्नमेंट टैक्स लगा लेगा तो हम देंगे ही, देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। बट अगर सोच के देखना, एक अच्छा गवर्नमेंट क्या बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगाएगा? नहीं, वो चाहेगा कि हम टैक्स का बर्डन जितना कम कर सकें करें, और वहीं पे लोग रहना चाहेंगे। ये तुमको पता है दुबई इनकम टैक्स फ्री कंट्री है, इनकम टैक्स फ्री है। तुम सैलरी 1,000 रुपया अगर कमा रहे हो पर डे का, पूरा 1,000 रुपया मिलेगा। यहां पे 1,000 रुपया कमाओ, बैंक में आएगा 700 रुपया इनकम टैक्स कट के। तो कहां रहना चाहेगा कोई भी कंज्यूमर? दुबई। समझ आ रहा है? वही चीज है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट चाहेगा टैक्स लगाए, नहीं, उसको भी टैक्स कम करना है। इसलिए तुम लोग फॉलो करो, बजट देखा होगा पिछले साल, जो भी न्यूज फॉलो करता होगा, इनकम टैक्स में अभी 2 स्कीम चल रहा है, एक ओल्ड स्कीम, एक न्यू स्कीम। न्यू स्कीम में वो लोग टैक्स रेट को कम करने लगे हैं और 15 लाख के ऊपर में 30% किया है, करेक्ट। तो ये न्यू स्कीम में इसलिए टैक्स रेट्स और स्लैब्स को कम किया जा रहा है ताकि लोग उधर शिफ्ट करें। हाँ, एग्जाम्पशन मिटा दिया, एग्जाम्पशन कम कर दिया, पर ठीक है, अगर अभी भी देखो तो न्यू स्कीम मैक्सिमम केसेस में बेनिफिशियल ही है। कुछ कुछ केस में ओल्ड स्कीम अभी भी बेटर चलता है, बट हाँ ऐसा है, करेक्ट। तो अल्टीमेटली ये लोग क्या चाहेंगे? इनफैक्ट कॉर्पोरेट टैक्स भी वो लोग कम किए थे, अगर याद होगा। कॉर्पोरेट टैक्स 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया था कंपनीज के ऊपर, इसलिए तुम लोग टैक्स रेट कम है। पहले तो 30 था, वो कम करके 25 किए। 19 में ये काम हुआ था, क्लियर है? तो ये लोग का भी मोटिव कम करने का ही होगा। टैक्स कम करेंगे टैक्स, तब बाहर वाले लोग इंडिया में बिजनेस करने को आएंगे। वरना कोई भी बाहर का कंट्री सोच के देखो, बाहर का कंट्री बोलेगा तुम्हारा टैक्सेशन इतना ज्यादा है, मोटिव क्या है बिजनेस करने का? अगर हम 100 रुपया कमाए, 30 रुपया तो तुम ही रख लोगे, बचेगा 70 रुपया, खर्चा अलग है उस पर। तो इसलिए मोटिवेशन कम हो जाता है ना कमाने का, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। डन है? तो इसलिए वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया फिर, करेक्ट। अब इनडायरेक्ट टैक्स का 2 जो आज भी है, अब मतलब अभी 2 ही है, पहले तो और ज्यादा था, जीएसटी और कस्टम्स। क्लियर कट? परफेक्ट। अब जो चौथा चीज है, ये ऐसे अपने को तो पता है कि इनकम जितना ज्यादा बढ़ेगा, तुमको क्या लगता है इनकम टैक्स बढ़ेगा या वही स्टेबल रह जाएगा? इनकम टैक्स बढ़ेगा, तभी तो स्लैब रेट्स है। कोई अगर 5 लाख रुपया कमा रहा है उसका कोई टैक्स नहीं है, कोई 10 लाख कमा रहा है उसका अलग टैक्स है, कोई 20 लाख कमा रहा है अलग टैक्स है, 30 कमा रहा है अलग, कोई 2 करोड़ रुपया कमा रहा है उसका अलग टैक्स है, सरचार्ज जुड़ जाता है, ईसीएस एचईसी वगैरह सब जुड़ के। पता है हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स क्या है? एमएमआर जिसको बोलते हैं, 42.744%, लगभग समझ लो 40, करेक्ट। तो इतना हाई टैक्स जब हो जाता है, और ये किस पर लगेगा? जो एकदम हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज पे चले जाए, यानी बढ़ता हुआ इनकम पे बढ़ता हुआ टैक्स, करेक्ट। इसी को अपने बोलते हैं प्रोग्रेसिव। बट ये तो ठीक है, फेयर बात है, होना भी चाहिए। बट वही अगर इनडायरेक्ट टैक्स का बात समझो, सपोज करो एक अपने बिस्किट का पैकेट खरीदने जाते हैं 10 रुपया का, उस पर लेट से 2 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स होगा, जीएसटी 2 रुपया जुड़ा हुआ होगा, तो 2 रुपया अपने पे किए, करेक्ट। अगर अंबानी बिस्किट का पैकेट खरीदने जाए तो क्या बोलेगा? आपके लिए 1000 रुपया, ऐसा चेहरा देख के टैक्स लेगा। वो उसको भी 10 रुपया में दिया, अपने को भी 10 रुपया में दिया, तो इसका बर्डन किसको ज्यादा पड़ेगा? अपने को या अंबानी को? अपने को। जिसका इनकम कम होगा उसका बर्डन ज्यादा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। बोलने का मतलब इनकम कुछ भी हो, बर्डन सब पर बराबर है, बर्डन सभी पे बराबर है। इसको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से अभी क्लियर कर रहे हैं। एक नोटबुक खोल देता है, इधर ना हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स लिखते हुए चलेंगे
और ये ऐसा एग्जाम्पल दो तो एग्जाम के एक दिन पहले अपने को नहीं रेफर करना, बस अगर कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके लिए अपने ये रेफर कर लेंगे, ठीक है। तो बुक में रेफरेंस दे देंगे, नोटबुक को पेज नंबर मार्क करते हुए चलना, जैसे सपोज करो पेज 1 पेज 2 ऐसे मार्क करते हुए चलना। और वही चीज बुक में, जैसे इधर में अभी अपने क्या पढ़ रहे हैं, यहां पे ऐसे लिख लेना रेफर एग्जाम्पल ऑन पेज 1, तो इससे तो लिंकिंग हो जाएगा। एजेंडा क्या होता है कोई भी सब्जेक्ट में कि अपना टाइम कम होना चाहिए पढ़ने का, ऐसे नहीं कि बुक में फिर कॉपी में खोजे कहां लिखा है, वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डन। तो इधर देखो, ओके, लास्ट चीज, बस 5 मिनट का और डिस्कशन है ये। यहां पे एक एग्जांपल, क्या, प्रोग्रेसिव वर्सेस रिग्रेसिव। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल होगा। सपोज करो एक तरफ अंबानी, ठीक है, दूसरी तरफ एक किसान, किसान समझता है ना, फार्मर, ओके, ठीक। अब अंबानी का इनकम क्या होगा, अपने थोड़ा कम करके करते, वरना इधर तो लिखा ही नहीं जाएगा, इतना इनकम हुआ ना। अंबानी का इनकम लेट से 20 लाख पर मंथ, बहुत कम है पता है, पर जस्ट एग्जांपल। तो अगर उसका 20 लाख पर मंथ है, यानी साल का 2 करोड़ 40 लाख, ठीक है। और किसान का इनकम क्या होगा, कम ही होगा, कितना होगा, 15,000 पर मंथ ले लेते हैं, हो सकता है ज्यादा हो, ये एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि तुम लोग समझ पाओ। अब इस पे बताओ, इनकम कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स लगेगा, कितना इनकम टैक्स लगेगा अंबानी पे, एक बार 40% मान लेते हैं, ऑब्वियसली सरचार्ज से 42.744 ही होगा, बट अपने वो मान लेते हैं कि ठीक है, एक बार 40% अजम्पशन पे चलते हैं। बोलो कितना, 20 लाख पे 40% टैक्स गया, 8 लाख रुपया, करेक्ट। किसान का इनकम बोलो 15,000 पर मंथ, यानी साल का 180, 180 पे कोई टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, तो इनकम टैक्स 0। क्लियर है। तो यानी ऊपर में इनकम ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा है, नीचे में इनकम कम है तो टैक्स कम है, यानी दिस इज प्रोग्रेसिव। इनकम बढ़ा किसान से अंबानी तो इनकम टैक्स भी बढ़ा, 0 से 8 लाख। क्लियर कट, 100% परफेक्ट। अब बोलो ये एक हुआ, अब पैसा बचा कितना, जिसको अपने बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, मालूम है ये वर्ड समझता है? हाँ, डिस्पोजेबल इनकम बोलने का मतलब अपने कमाए तो 20 लाख, पर क्या 20 लाख खर्च कर सकते हैं? नहीं, क्यों, पहले टैक्स देना होगा। टैक्स दे के कितना बचा, 12 लाख। हाँ, ये 12 लाख को तुमको जो करना करो, खर्च करना करो, बचाना बचाओ। दिस इज योर डिस्पोजेबल इनकम, इसको अपने यूज कर सकते हैं। किसान के लिए कितना, टैक्स तो देना नहीं था, पूरा 15,000। अब डिस्पोजेबल इनकम महीना का 12 लाख, किसान का महीना का 15,000। डेली नीड्स का बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान सभी को है, किसान को भी वही, अंबानी को भी वही। तो क्या लगता है खर्चा कितना होगा डेली बेसिस का, एक्सपेंसेस? सपोज कर लो किसान का महीना का खर्चा 10,000 तो हो ही जाएगा, या उससे ज्यादा ही हो जाएगा। इनफैक्ट रोटी कपड़ा मकान पे बेसिक में ही इतना तो खर्चा होगा। अब अंबानी में क्या ऐसा है कि इनकम ज्यादा कमा रहे तो नहीं, 2 रोटी के बजाय हम 4 रोटी कमाएंगे, ज्यादा कमा रहे ज्यादा खाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। एक पॉइंट पे वो चलो 2 का 3 खा लेगा, वो 3 से बेसी नहीं खा पाएगा। तो यानी उसका भी जो डे टू डे एक्सपेंस है, कोई इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? नहीं, उसका शौक वाला खर्चा बढ़ेगा, बट नीड्स वाला खर्चा, बेसिक खर्चा तो नहीं बढ़ेगा ना, वो तो वही रहेगा, हाँ या ना, ऑब्वियस सा बात है। तो इसमें वो खर्चा कितना कर पाएगा? सपोज भी कर लो एकदम ऐश और आराम का जिंदगी जिया तो पर भी 6 लाख रुपया ले लेते हैं, 6 लाख, हाँ या ना। यानी अगर नेट इनकम आफ्टर टैक्स का देखे तो अंबानी कितना खर्चा किया, 50%, करेक्ट। 50%, 6 लाख बाय 12 लाख। पर एक किसान कितना खर्चा किया, 2/3,
15,000 में से 10,000 खर्चा कर दिया, 2/3 यानी 67%, समझ लो 70 राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, 70% इसको खर्चा करना पड़ा। यानी एक जन जो 50% खर्चा कर रहा है, एक जन 70% अपने इनकम का खर्चा कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स खर्चे पर लगता है, यही अपने देखे, कंजम्पशन पर लगता है। तो बोलो बर्डन किस पर ज्यादा लगा? किसान पर। तुम लोग ये बोलेगा अरे तो 6 लाख तो वो खर्चा किया, वो ठीक है, बट प्रपोर्शन देखो, वो तो इनकम का 50% ही खर्चा किया, तो 50% पे ही वो टैक्स दे रहा है। बट ये तो इनकम का 70% खर्चा कर दिया, तो बर्डन ज्यादा किस पे है? एक किसान पर, जिसमें उसका इनकम कम है। बात समझ आया? इनडायरेक्ट टैक्स वाला एग्जाम्पल से फुल क्लियर, परफेक्ट एकदम। तो रेड वाला जो अपना है वो है इनकम टैक्स, ठीक है, यानी इनकम बढ़ा, इनकम राइजेस, इनकम टैक्स राइजेस। क्लियर कट यहां दिख गया? इसको अपने बोलते हैं प्रोग्रेसिव, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्स का बात करो, बोलो क्या होगा? इधर देखो, इनकम इररिस्पेक्टिव, इनकम इररिस्पेक्टिव, ये तो एक्सपेंस पर डिपेंड करता है ना, ये इनकम पर तो डिपेंड ही नहीं करता है, करेक्ट। इनकम इररिस्पेक्टिव जीएसटी बर्डन रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिग्रेसिव। और क्योंकि एक बिस्किट के पैकेट पे अंबानी खरीदे या एक किसान खरीदे, टैक्स रेट 2 ही रुपया होगा, तो इसलिए बर्डन पिंच किसको करेगा? किसान को ज्यादा पिंच करेगा। 2 रुपया देने में अंबानी को कुछ नहीं जाएगा, बट किसान के लिए बहुत बड़ा बात हो जाएगा, और देना दोनों को ही 2 रुपया पड़ रहा है एक बिस्किट के पैकेट पे। ये हो गया रिग्रेसिव, करेक्ट। यानी नीचे में एक लाइन लिख लेना बस साथ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम जीएसटी बर्डन इज सेम ऑन अंबानी एंड किसान। ₹2 on a packet of biscuit. बोलो क्लियर है? हाँ, ये लो, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक पूरा? एकदम नाम से जाना, इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होना है। आप अगर जिंदगी में तरक्की करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तो इनकम टैक्स ज्यादा इंपैक्ट आएगा, ठीक। और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी करें इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। खत्म? क्लियर? परफेक्ट। ये एग्जाम्पल पूरा पूरा कॉपी कर लो, फिर आगे चलेंगे। डन है यहां तक? एक बार फटाफट से बोल दो, जो भी ऑनलाइन, जितना भी लोग ऑनलाइन बैठा, फटाफट बोलो यहां तक क्लियर है? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी, लाइफ इज इजी, आगे बढ़े। बोलो बोलो, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाए बैक टू बुक। देखो, यानी 4 पॉइंट अपना डन है। पहला क्या? मीनिंग, इनकम टैक्स किस पर लगा? रिपीट करते चलो, इनकम टैक्स किस पे लगा? जितना भी ऑनलाइन बैठा है या गूगल ड्राइव तुम लोग बाद में कर रहे हो, रिपीट करते चलो। जितना रिपीट कर लेगा ना, ऑटोमेटिक दिमाग में सेट होगा, घर में कुछ नहीं पढ़ना। पहला, इनकम टैक्स किस पे? इनकम पर। इनडायरेक्ट टैक्स किस पर? कंजम्पशन पर। तो इसलिए तिजोरी टैक्स और बिजनेस टैक्स या कंजम्पशन टैक्स। पॉइंट नंबर 2, इनकम टैक्स में लोग कितने? एक। इंपैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर। इनडायरेक्ट टैक्स में 2 अलग अलग। इंपैक्ट एक पे, वो बर्डन पास कर देगा, इंसिडेंस एक पे, वो बर्डन पास कर देगा इंपैक्ट दूसरे पर, कंज्यूमर पर। तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल का था, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स। ओके। चौथा पॉइंट,
इनकम टैक्स को बोलते हैं डैश, वर्ड प्रोग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं डैश, रिग्रेसिव। ये वर्ड्स मार्क कर लो बस। इनकम टैक्स हुआ प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ रिग्रेसिव। डन है? चलो अब एक बात बताना, यही एग्जाम्पल से, इधर ही एग्जाम्पल देखो। अगर हम लोग सपोज ये बिस्किट का पैकेट 10 रुपया, जिसमें जीएसटी का बर्डन 2 रुपया, कल को गवर्नमेंट बोलता हम 2 का 3 रुपया कर दें, तो क्या सप्लायर क्या करेगा? क्या वो बिस्किट का पैकेट 10 रुपए ही रहने देगा या वो 11 करेगा? बिस्किट पे क्या था? बिस्किट प्राइस 8 रुपीज प्लस 2 रुपीज जीएसटी, तो सेलिंग प्राइस कितना? 10। ठीक है। कल को मान लो गवर्नमेंट ये 2 रुपया को इंक्रीज करके 3 रुपया कर दे, तो सप्लायर क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, हम इसको 7 कर देते हैं। नहीं, सप्लायर क्या बोलेगा? तुम टैक्स बढ़ाए हो, तुम्हारा गलती है। हम क्या करेंगे? हम चुपचाप से कंज्यूमर को पास करके 11 रुपया कर देंगे। तो क्या इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से गुड्स का दाम बढ़ गया? हाँ या ना? दाम बढ़ गया। क्या दाम बढ़ा तो क्या हम लोग बिस्किट का पैकेट कंज्यूम करना छोड़ देंगे? नहीं, बिस्किट भूख तो फिर भी लगेगा ही। तो यानी ये बोला जा सकता है बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने पर, अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन समझते हैं? गुड्स का महंगाई, गुड्स का दाम बढ़ने लग जाएगा। बोल सकते हैं ये चीज? क्लियर कट है। तो यहां पे देखो, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीजेस इन्फ्लेशन। यहां पे ऐसा लिखो, अगर जीएसटी बढ़ा तो प्राइस बढ़ जाएगा, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा। डन? परफेक्ट। क्या सब गुड्स के लिए खराब है? मैक्सिमम गुड्स के लिए खराब है, बट वही चीज अगर सिगरेट का बात करें तो अच्छा है या खराब है? अच्छा है ना। सिगरेट का कंजम्पशन एक कंट्री में क्या होना चाहिए? अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत बोलना, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर अलग हो सकता है, बट वैसे बात करें गवर्नमेंट के नजरिए से तो सिगरेट का कंजम्पशन बोलो वो कम करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा। मरने छोड़ दे अपने देशवासी को। हाँ, पैसा आ रहा है, ठीक है, बट ऐसे उसको दिखाने के लिए तो ये बोलना होगा ना कि कम करना चाहेंगे हम। हाँ, इसीलिए सिगरेट्स, अल्कोहल, टोबैको, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सिन गुड्स। मालूम है? सिन गुड्स। तुम पाप कर रहे हो ये गुड्स कंज्यूम करके। सिन माने पाप। ठीक, तो सिन गुड्स के लिए ये अच्छा बात भी है, इन्फ्लेशन बढ़ना अच्छा बात भी है। क्यों? क्योंकि उसका डिमांड कम होगा। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। वो इर्रिस्पेक्टिव, जिसको सिगरेट कंज्यूम करना वो करेगा, जिसको दारू कंज्यूम करना वो करेगा। कोविड में किसी का पैसा था नहीं, पर फिर भी दारू के ठेके के सामने लाइन सबसे लंबा लगा था। समझ रहे? तो ये डन। वही चीज अगर डायरेक्ट टैक्स का बात करें तो क्या होगा? कहानी उल्टा हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स में बात करो, अगर ये 8 लाख, ये एग्जाम्पल में देखना, ये 8 लाख के बजाय हम 9 लाख चार्ज कर ले, ठीक है? टैक्स रेट बढ़ाए तभी तो टैक्स का बर्डन बढ़ा। इनकम टैक्स का रेट बढ़ा, अभी ये 9 लाख रुपया चार्ज हुआ। करेक्ट? या ऐसे करते हैं इसको, पहले रेट था 40%, अब सपोज करो हम ये रेट 50% कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10 लाख। करेक्ट? अब 10 लाख चार्ज हुआ तो अंबानी के हाथ में बचेगा कितना? 12 की जगह 10 लाख। तो अब भी क्या वो 6 लाख रुपया कंज्यूम करेगा, तो उसका सेविंग्स बहुत कम हो जाएगा। तो ट्राई करेगा ना अपना थोड़ा कंजम्पशन को भी कम करने का, हाँ या ना? तो 6 लाख नहीं, वो कितना कंज्यूम करेगा? सपोज अगर रेशियो बराबर रखे तो वो ट्राई करेगा 5 लाख पे मेरा एक्सपेंस को हम लिमिट कर दे। कुछ तो पैसा सेव भी करेंगे फ्यूचर नीड्स के लिए।
तो जीएसटी में क्या हुआ था, नीचे टैक्स रेट बढ़ाए 2 का 3 कर दिए तो खर्चा बढ़ गया, 10 से 11 हो गया। बट इनकम टैक्स में क्या हो रहा है, टैक्स रेट बढ़ाए 40 का 50 कर दिए तो खर्चा एब्सोल्यूट अमाउंट में देखे तो कम हो गया। बात समझ आ रहा है, क्लियर है? लॉजिकली सोच के देखो, अगर आज के दिन गवर्नमेंट इनकम टैक्स का रेट इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, हम तो पास ऑन कर देगा, करेक्ट? इसलिए वो इन्फ्लेशन बढ़ा देता है। और तुम लोग को भी कंजम्पशन कर, मैंने ऐसे थोड़ी जीएसटी का रेट बढ़ गया कोई बात नहीं, सीए नेक्स्ट टर्म देंगे, सीएमए एक टर्म बाद देंगे, ऐसा एग्जाम आ रहा है देना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो खर्चा बढ़ जाता है। बट इनकम टैक्स सपोज करके देखो, मेरे को लेट से घड़ी खरीदना है, बट इस महीने में अभी गवर्नमेंट कल को अनाउंस कर दे, अपने बात नहीं लग जाए, कल को गवर्नमेंट अनाउंस कर दे हम 30 से 40 कर देते इनकम टैक्स के रेट को, तो आप बोलो मेरा घड़ी का प्लान डेफर होगा, हो जाएगा, क्योंकि घड़ी एक नीड है नहीं, माने वो ठीक है शौक वाला बात है, ऐसे थोड़ी घड़ी है ही नहीं और चाहिए ही चाहिए, वो ठीक है हम बोलेंगे कोई बात नहीं, अब 2 महीना बाद होगा ये काम, डन, क्लियर, समझ रहा? यही चीज है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का रेट अगर बढ़ता है वो सीधा सीधा प्राइस बढ़ाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। बट अगर इनकम टैक्स का रेट बढ़ जाए तो उसके कारण क्या होगा, हम पूरा फ्लो यहां लिखा दे रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। रेट बढ़ा तो डिस्पोजेबल इनकम, पैसा कम बचा, खर्चा क्या होगा, एक्सपेंस क्या होगा, कम होगा, यानी इन्फ्लेशन कम हुआ, इन्फ्लेशन कम होगा इससे। इन्फ्लेशन कुछ नहीं होता है, महंगाई, अगर आप खर्चा नहीं कर रहे तो महंगाई बढ़ेगा कैसे? डन है, फुल लॉजिक क्लियर एकदम। तो डायरेक्ट टैक्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन। बोलो क्लियर है यहां तक? कोई भी तरीके का डाउट, कोई क्वेश्चन, लाइफ इज इजी 100%। और ये टैक्स इवेजन वाला पॉइंट अपने कुछ टाइम बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें जिसका तुम लोग को बेसब्री से इंतजार है, ये छोड़िए टैक्स चोरी कैसे करें ये बताइए, यहां पे वो वाला बात है, वो भी करेंगे, सब करेंगे। क्लियर है यहां तक? डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ये आता है 5 मार्क्स में क्वेश्चन, क्लियर कट एकदम 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, परफेक्ट है। अगर टू समर ये छोड़ो, आज थोड़ा पढ़ लिया, अच्छा खासा पढ़ लिए, कुछ नहीं रिवाइज करना, बस नेक्स्ट क्लास आना, अपने हम ही खुद ही रिवाइज करवाएगा तुम लोग से, डन एकदम। चलो अपना लगभग 3 क्लास का टारगेट होगा, 3 से बेसिक को 4 नहीं, आई थिंक 3 में हो जाना चाहिए। ये पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है वो रैप कर चुके होंगे, ठीक है, 3 to 4 क्लासेस मैक्स, ओके। चलो